खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 21 कुल्हाड़ी फेंकना। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 21 कुल्हाड़ी फेंकना। कूंद कांगडांग कांगडांग कांगडांग। कोहरे के कारण रुक रुक कर असर देखने को मिला। इस गहरे पहाड़ और पुराने जंगल में यह हसीन रूप से बड़ा हुआ लग रहा था और यह स्पष्ट रूप से कानों में घुस गया। केबिन का दरवाजा बंद है, सू वो ने कहा। लॉक केबिन पुराने जमाने के हैंड लॉक का उपयोग करता है। खिलाड़ी लाश को अंदर ले जाने के बाद बाहर आता है और ताला लटका देता है। मृतक सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा जंगली जानवरों को शव को नष्ट करने से रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन अब कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या कोई भूत है? युआन याओ स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सका। भूत अभी भी दरवाजा खटखटा रहा है। जू वो दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अंदर से एक दुर्घटना की आवाज सुनी और उसी समय झांग जियोन की दहाड़ सुनी। इस समय कई खिलाड़ियों ने पहले ही आवाज सुनी थी और वे झांग जियोन के कमरे में पहुंचे और सामने चलने वाली अमीर दूसरी पीढ़ी ने बिना एक शब्द कहे दरवाजा खोल दिया। कमरे में रोशनी जल रही थी और आप एक नजर में पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े देख सकते थे। हुआंग जुंजी पसीने से लथपथ दीवार के सहारे झुककर अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने कंधे को दबा रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से खून की एक सतत धारा निकलकर जमीन पर जमा हो गई। एक छोटा सा समुद्र तट। झांग जियोन ने उसका समर्थन किया और उसके मुंह में स्व उपचार औषधि डाल रहा था। यहाँ क्या चल रहा है? वांग वेई ने जूहो को दूर किया और मदद के लिए तेजी से आगे बढ़े। हुआंग जुंडी ने अपने हाथ छुड़ाए और पीले चेहरे के साथ कहा, ये सिरकटा हुआ राक्षस है। सबके भाव बदल गए। आप पर सिरकटे राक्षस ने हमला किया था। जूहो ने पूछा, क्या तुमने किसी को देखा है? हुआंग जुंजी ने अपना सिर हिलाया। उस समय मैंने बाहरी दीवार की जांच पूरी कर ली थी और जब मैं कमरे में लौटने वाला था तो आंगन के बाहर से उड़ रही एक कुल्हाड़ी ने मुझ पर हमला कर दिया। सौभाग्य से मैं जल्दी से चकमा दे गया, अन्यथा मेरी सिर काट दिया जाएगा। मैंने आंगन की दीवार के पास से एक काली छाया को भागते देखा। सू वो ने आंगन में देखा। विला खुली हवा वाले गर्म झरनों से भरा है। आंगन और कमरे केवल फर्श से छत तक की खिड़कियों से अलग हैं। दीवारें हरे पौधों से घिरी हुई हैं जो एक व्यक्ति से कम एक सिर ऊंचे हैं। भले ही हुआंग जुंजी को केवल एक सिर दिखाई देता है, सिर कटा हुआ दानव ऊपर की और कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अमीर दूसरी पीढ़ी ने कहा। बाहर आंगन की दीवार 2 मीटर ऊंची है, आप लोगों को कैसे देख सकते हैं? 2 गज 3-4 के बारे में बात मत करो, हुआंग जुंजी ने कहा। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि उसने अपने सिर पर काला मुखौटा पहना हुआ है। क्या यह आपकी दृष्टि हो सकती है? डू लेनलान ने कहा। आखिरकार ये बहुत अंधेरा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हुआंग जुंजी बहुत सचेत थे। कुल्हाड़ी कहाँ है? सू वो ने आंख के पत्थर की जमीन पर तेज ब्लेड से बने निशानों पर नजर डाली। यदि प्रतिद्वंद्वी आप पर कुल्हाड़ी से हमला करता है तो कुल्हाड़ी यार्ड में गिरनी चाहिए। यही बात मुझे भ्रमित करती है। कुल्हाड़ी अपने आप उड़ गई। हुआंग जुंजी ने कहा, मानो चूसा जा रहा हो। अपने आप से बाहर उड़ो। सचमुच, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। झांग जियोंग ने जल्दी से जोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? युआन याओ ने अपनी आवाज खो दी। तुम्हारा मतलब है कि एक हत्यारा है जो लगभग 2.5 मीटर की दूरी पर उड़ने वाली कुल्हाड़ी के साथ विला के चारों ओर घूम रहा है। सू वो ने अपनी आंखें आंगन की दीवार से वापस जमीन पर फैली गंदगी की ओर घुमाई। यह तरीका थोड़ा सरल और असभ्य था और यह गेम विवरण से कुछ अलग था। यह इंसान नहीं हो सकता। वांग वेई ने अपना सिर उठाया और कहा, यह एक खेल की दुनिया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भूत है। यह कोई भूतिया कालकोठरी नहीं है जिसमें हम दाखिल हुए हैं, है ना? जिया गो ने अपनी बाहें मलते हुए कहा। और अभी दरवाजे पर दस्तक लकड़ी के घर से आई होगी, लेकिन हमने पहले इसकी जांच की है और वहां आसपास कोई नहीं है। यह कोई भूत नहीं है। क्या यह नकली लाश हो सकती है? विदेशी व्यक्ति हाबिल्ट ने अपने गले में लटका हुआ क्रॉस पकड़ रखा था। यह पहली बार है जब मैंने कॉपी में प्रवेश किया है। क्या गेम कॉपी ऐसी ही है? कौन जानता है? तारांकन तारांकन। मध्यम आयु वर्ग के गंजेबान जिकांग ने हिंसक रूप से कहा। हम सभी पहली बार यहाँ आए हैं। गेम प्रॉम्प्ट में यह नहीं कहा गया कि यह जगह बुथा है। उन सभी का मानना था कि सिर कटा राक्षस विला में छिपा हुआ एक हत्यारा था और उनके विरोधी इंसान थे। इंसान तो इससे निपट सकता है, लेकिन भूत प्रेत इससे कैसे निपट सकते हैं? दरवाजे पर क्या दस्तक हुई? झांग जियोंग ने पूछा। डू लेनलान ने तुरंत कहानी बताई। उनके इतनी जल्दी आने का कारण दरअसल यही आवाज थी। उन्होंने बाहर आकर देखने की योजना बनाई। अब बचता हुआ नहीं लग रहा। उसने अपनी आशा भरी निगाहें हुआंग जुंजी पर डाली। ये जंगली सुअर जैसा कोई जानवर हो सकता है, हुआंग जुंजी ने ऊर्जा से बाहर होकर कहा। मुझे लगता है कि आप खुद को डरा रहे हैं। लियू युवान ने अपनी लिपस्टिक को छोटे दर्पण में ठीक किया और कहा, क्या बात है? हो सकता है कि सिर कटा हुआ दानव जानबूझकर लोगों को डरा रहा हो। ऊंचाई बाहर से ऊंची और अंदर से ऊंची। मैं 2 मीटर के करीब पहुंच सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल काला है बाहर और आप कुल्हाड़ी पर तार नहीं देख सकते। ऐसी व्याख्या काफी उचित लगती है। अगर हम बाहर जाकर देखें तो कैसा रहेगा? युआन याओ ने जूहो की ओर देखा। बहुत अंधेरा है और विला में प्रकाश का कोई उपकरण नहीं है। चलो कल दिन में इसके बारे में बात करेंगे, सू वो ने कहा। ये सही है, अमीर दूसरी पीढ़ी ने उसकी सराहना करते हुए कहा। यहाँ सिर्फ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। कल विला को उल्टा कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि हम सिर काटने वाला नहीं ढूंढ पाएंगे। बोलना समाप्त करने के बाद वह लियू युवान को अपनी बाहों में लेकर चले गए। अन्य खिलाड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखा और बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। आज रात हमारे कमरे में आओ, सू वो ने कहा। क्या होगा यदि सिर कटा राक्षस अपनी कार्बाइन में वापस आ जाए? ये समझ में आता है। झांग जियोंग ने जल्दी से हुआंग जुंजी को ऊपर उठाने में मदद की और युआन याओ भी मदद के लिए गए। चारों एक ही कमरे में चले गए। जूहो ने हुआंग जुंजी को बिस्तर दे दिया और खुद छोटे सोफे पर बैठ गया। आप सभी को धन्यवाद, हुआंग जुंजी ने ईमानदारी से कहा। जूहो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सोफे पर सो गई। एक शांतिपूर्ण रात के बाद जब अगले दिन की सुबह होने वाली थी, वह एक क्लिक की आवाज से जाग गया, करवट लेकर बैठ गया और आवाज की दिशा में देखते हुए आंगन की ओर चला गया।
क्या संयोग है, ये फिर से लकड़ी का घर था। वह आवाज क्या थी? हुआंग जुंजी भी जाग उठे। क्या आपने कल यही सुना था? नहीं। सु वो ने अपना चेहरा पोंछा और लॉबी की ओर चल दिया। वान चिकांग और हाबिल पहले से ही लॉबी में थे और हाबिल ने क्रॉस पकड़ लिया और बुदबुदाया, अमिताभा हलेलुजा आमीन। आपके विदेशी देवता हमारे देश के भूतों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अमीर दूसरी पीढ़ी भी बाहर आई और ध्यान से सुनने लगी। ऐसा नहीं लगता कि ये दरवाजा खटखटाने की आवाज है, ये लकड़ी काटने की आवाज है। जू वो ने कहा, वहां लोगन टूल में कुल्हाड़ियां हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर कटा राक्षस दिन के उजाले में छिपने के बजाय जलाओ लकड़ी काटने के लिए भाग गया हो? लियू युवान ने कहा। बस जाओ और देखो, वांग वेई ने कहा। डू लेनलान और जियागुओ के बाहर आने के बाद समूह निवास से बाहर चला गया और केबिन की ओर चला गया। इस समय आकाश अभी तक उज्ज्वल नहीं था, या इतने घने कोहरे में आकाश केवल इतना उज्ज्वल हो सकता था। सभी लोग गेट के रास्ते पर चलते हुए जंगल से बाहर चले गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आकृति खूंटी के सामने खड़ी है। कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाओ और गोल जलाओ, लकड़ी को 2 भागों में बांट दो। उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हैं वे परिचित लग रहे हैं, डू लानलान ने कांपते हुए कहा। ऐसा लगा कि उन्होंने आवाज सुनी और वह आकृति घूम गई और यह वही व्यक्ति था जिसने कल उनके सामने फांसी लगा ली थी। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 22 अभिशाप। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 22 अभिशाप। जर्जर पीठ कल की लटकती लाश की तुलना में बहुत छोटी दिखती है, लेकिन चेहरा वास्तव में वही है जिसकी जीभ वापस मुंह में ठूंस दी गई है, और नीला चेहरा इस समय एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। उसके दिल की धड़कन और सांस चल रही है और वह एक जीवित व्यक्ति है। फांसी की रस्सी अभी भी एक तरफ फेंकी हुई थी और लकड़ी के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। यहां तक कि जूहो को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कल जांच की और पाया कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर चुका था। एक रात के बाद वह वास्तव में जीवित हो गया। लकड़हारे ने उनकी ओर से आंखें मूंद ली और अपना सिर घुमाकर लकड़ी काटना जारी रखा। वह आदमी है या भूत? हाबिल ने क्रूस उठाया। यह एक व्यक्ति है, उसकी एक परछाई है, वान चिकांग ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह कल रात अपनी दादी का सिर काटने वाला राक्षस है और वह भूत होने का नाटक करने का साहस कर रहा है। झांग जियोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और तेजी से आगे बढ़ना चाहा। हुआंग जुंजी ने भौहें सिकुड़कर उसे रोक दिया और लकड़हारे की ओर देखा। फो एडाई ने उपहास किया, जलाओ लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे तोला और लियू युवान को आंख मारी और दोनों लकड़हारे की ओर चल दिए, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। भाई, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? अचानक जू वो ने बगल से आकर लकड़हारे से बात कर रहे उन दोनों को बीच में ही रोक दिया। जलाओ लकड़ी काटने वाले ने पीछे देखा और देखा कि वह सिगरेट पास कर रहा था। उसे लेने में झिझक हुई, फिर जू हो के लाइटर से सिगरेट जलाए, पेड़ के तने पर बैठ गया और झिझकते हुए बोला, यहाँ विला बने हुए कई साल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि विला कुछ समय से आसपास है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता है। आपके लिए यहाँ अकेले रहना उबाऊ है, और क्या आप बाहर घूमने जाने की योजना नहीं बनाते हैं? सु वो उसके बगल में बैठ गया। आप बाहर किस लिए जा रहे हैं? मैं पहले अपने परिवार के साथ बाहर नहीं गया हूँ। अब मैं बीमारी से मर रहा हूँ और मुझ में ताकत नहीं है। सु वो ने अपनी गर्दन पर नजर डाली। अब जब चिकित्सा तकनीक उन्नत हो गई है तो लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लकड़हारे ने कुछ ही दूरी पर नई कब्र की ओर इशारा किया। मेरी बेटी वहां गई थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को यहाँ दफनाया गया है और मुझे भी देर सवेर यही दफनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक साफ सुथरा परिवार होना है। जू वो ने सिर हिलाया। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगी। यदि तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें दफना दूंगी। लकड़हारे ने उसे एक टक देखा और 2 सेकंड के बाद उसने कहा, तुम लोग यहाँ खोजबीन करने आए हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से चले जाओ। बूढ़े आदमी, क्या आप विला की किंवदंती जानते हैं? जियागुओ ने झुकते हुए कहा, मैंने सुना है कि यहाँ एक सिर कटा हुआ राक्षस है। क्या आप डरे हुए नहीं हैं? लोग मरने से क्या डरते हैं? लकड़हारे ने अपना सिर हिलाया। आप युवा लोग बहुत साहसी हैं। आप उत्तेजना के लिए कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं। मैं आपको बता दूं, यह विला शापित है। जो कोई भी सिर काटने वाले राक्षस के लिए आता है, सभी मर जाते हैं। मुझे याद है कि कुछ ही समय पहले कुछ युवा लोग यहाँ आए थे और अंततः शव को शमशान ले जाया गया। लार निगलने पर कोयल की 2 आवाजें आई और जियागुओ ने पूछा, क्या देखभाल करने वाला कोई नहीं है? आप शमशान घाट से इसे ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? जलाओ लकड़ी फाड़ने वाले ने अपनी पलकें झुका ली। मुझे अपना सिर नहीं मिल रहा है और मैं शमशान नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि आप यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, इसलिए आपको राक्षसों के सिर काटने के बारे में बहुत सी अफवाहें पता होनी चाहिए। हमें इसके बारे में बताएं। सु वो ने युआन याओ को इशारा किया और लकड़ी काटने वाले को उसके शरीर में छिपा हुआ सिगरेट का आधा पैक दिया। लकड़हारे ने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया, जैसे कि उसने खिलाड़ियों की सतर्क निगाहें नहीं देखी हो, और धीरे धीरे सिर कटे दानव के बारे में अफवाहें बताई। 50 साल पहले जब ये स्थान विकसित नहीं हुआ था, तब भी यहाँ कुछ निवासी रहते थे। उस समय पहाड़ के पिछले मालिक ने पहाड़ खरीदा था और एक अवकाश विला खोलना चाहता था। उन परिवारों ने जाने से इनकार कर दिया और कटाई करने वाले श्रमिकों के साथ उनका झगड़ा हो गया और बिना जाने क्या हुआ, उनमें से एक ने कुल्हाड़ी मार दी और उसका सिर और गर्दन कट गए। मुआवजे की बात करने के बाद कुछ समय के लिए बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया। हालांकि उसके बाद अक्सर अजीब चीजें होती रहीं। ऐसा कहा जाता है कि इस परियोजना में 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें परियोजना में भाग लेने वाले श्रमिक, डिजाइनर, चावल पकाने वाली चाची और भोजन चलाने वाला ड्राइवर शामिल थे। मैंने एक बिना सिर वाली आकृति को हाथ में कुल्हाड़ी लिए पड़ोस में घूमते देखा है। पूर्व बॉस ने इसे करने के लिए एक विशेषज्ञ को काम पर रखा और पत्थर पर नक्काशी वाला शहर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। अप्रत्याशित रूप से समारोह समाप्त होने के अगले दिन एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ कि यह उन श्रमिकों में से एक था जिसका मृतक के साथ संघर्ष हुआ और शव पेड़ के तने पर गिर गया। सिर गायब था। इसके बाद दूसरे और तीसरे की भी इसी तरह मौत हो गई। शरीर वहीं रह गया और सिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब अधिकारियों ने पहाड़ पर सिरों की तलाश की तो उन्होंने देखा कि एक काली छाया कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी और उसने सड़ते हुए सिरों को अपने कंधों पर रख लिया। हालांकि पहाड़ों में कोहरे ने छाया को एक पल में गायब कर दिया और अंत में केवल कुछ सिर ही पाए गए।
अफवाहें कि विला को एक सिर कटे राक्षस ने शाप दिया था जंगल की आग की तरह फैल गई। जांच व्यर्थ थी। पूर्व बॉस द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने कहा कि मृतक लोगों को केवल तभी मारता था जब वह सिर की तलाश में होता था। इससे पता चलता है कि वह अन्य प्रधानों से संतुष्ट नहीं थे। पूर्व बॉस तुरंत सोचने लगा और उसने उसके लिए एक मुखौटा बना दिया ताकि सिर वाली लेकिन बिना चेहरे वाली मूर्ति बाहर न आ जाए। इसने वास्तव में चीजों को शांत कर दिया। बाद में पूर्व बॉस व्यवसाय में विफल हो गया और विला को वर्तमान बॉस को बेच दिया। जब नए बॉस ने विला का पुनर्निर्माण किया तो उसने सिर कटे दानव की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। कुछ ही समय बाद विला के एक पर्यटक की गर्म पानी के झरने में मृत्यु हो गई। उसके खून ने तालाब को भिगो दिया लेकिन उसका सिर गायब हो गया। नए बॉस को कारण और प्रभाव समझ में आया लेकिन वह मूर्ति का सिर नहीं ढूंढ सका। तब से विला में समय समय पर लोग मरते रहे, पहले मेहमान, फिर राक्षस को भगाने आए विशेषज्ञ और सच्चाई की जांच करने वाले जासूस और पुलिस अधिकारी। इसलिए ऐसी अफवाहें हैं कि जो कोई भी विला में प्रवेश करेगा उसे सिर कटे हुए राक्षस द्वारा शाप दिया जाएगा। घटना इतनी हंगामेदार है कि अब कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि स्टाफ ने भी इस्तीफा दे दिया है। यहाँ कुछ जिज्ञासु शिकारी आते हैं जो मौत से नहीं डरते। क्या तुमने वो लाशें देखी हैं? सु वो ने उसकी गर्दन को छुआ। क्या ये सचमुच बिना सिर का है? लकड़हारे ने उसे उदास भाव से देखा। न केवल उनके सिर नहीं है बल्कि उनमें से कुछ के तो पूरे शरीर भी नहीं है। ये भयानक है। डू लानलान ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और हुआंग जुनजी से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। खिलाड़ी ऐसा सोचते हैं। इस कहानी के साथ सिर कटे राक्षस कालकोटरी की पृष्ठभूमि जो खेल परिचय में गायब थी को पूर्ण माना जा सकता है। चून की घटना 50 साल पहले शुरू हुई थी। इससे साबित होता है कि इस घटना के मानव निर्मित होने की संभावना बहुत कम है और इसके अंदर अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसके अलावा ये लकड़हारा बूढ़ा दिखता है लेकिन 50 साल पहले वह केवल कुछ साल का था। भले ही वह विला में रह रहा हो, वह सिर कलम करने वाला नहीं हो सकता। इसके विपरीत मृतकों में से उसका अकथनीय पुनरुत्थान अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को साबित करता है। यदि इसका सिर कटे हुए राक्षस से कोई लेना देना नहीं है तो उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और वापस जाने की योजना बनाई। मैंने तुम्हें कल फांसी पर लटका हुआ देखा था, सु वो ने अचानक फिर से कहा। लकड़हारे सहित सभी खिलाड़ी एक ही समय में उसकी ओर देखने लगे। सु वो ने मुस्कुराते हुए सिगरेट का बट बाहर निकाला। क्या आप आश्चर्यचकित नहीं हैं कि आपको लकड़ी के घर में बंद क्यों किया गया था? जो लोग स्पष्ट रूप से मर चुके हैं वे फिर से जीवित हो जाते हैं, आपने ये कैसे किया? उपस्थित खिलाड़ियों ने न केवल उसकी निर्भीकता की प्रशंसा की बल्कि उत्सुकता से लकड़हारे की ओर भी देखा। शायद एनपीसी का पुनरुत्थान सिर कटे दानव के खिलाफ उनकी लड़ाई की कुंजी है। लकड़हारा अचानक क्रोधित हो गया। बकवास, मृतकों का पुनरुत्थान? मैंने कहा था कि मुझे कमरे में बंद कर दिया जाएगा क्योंकि मैं गहरी नींद में सोया था। ये तो तुम लोगों ने ही किया, बाहर निकलो। धैर्य, इतना गुस्सा मत करो। जूहू उठ खड़ा हुआ और आलस्य से कहा, इतना गुस्सा करना उचित नहीं है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। चले जाओ। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 23 प्रतिमा। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन। अध्याय 23 प्रतिमा। आपने जानबूझकर उस एनपीसी को क्यों उकसाया? हुआंग जुनजी ने अपने आवास पर वापस जाते समय पूछा। ये शुद्ध जिज्ञासा है, जूहू ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वह भ्रमित है, शायद वह वास्तव में कुछ पूछ सकता है। अंत में मैंने कुछ नहीं पूछा और मैंने लोगों को नाराज कर दिया। वान जिकांग ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। जब आप गेम खेलते हैं तो आपके पास कोई दिमाग नहीं होता है। हम विला की तलाशी लेने जा रहे हैं और रास्ते में खाने के लिए कुछ ढूंढेंगे। क्या यह उसी तरह नहीं है? डू लेनलान उन्हें आमंत्रित करने आए थे, मुख्य रूप से हुआंग जुनजी से पूछने के लिए। जूहू ने उनके साथ जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह और युआन याओ पहले चले गए। विला छोटा नहीं है लेकिन वहां केवल कुछ ही स्थान है जिन्हें वे पा सकते हैं, कमरे, रेस्तरां और गोदाम। इन 3 स्थानों को छोड़कर वे घने हरे पौधों से घिरे हुए हैं जिससे लोगों के लिए इसमें आसानी से चलना मुश्किल हो जाता है। सु वो ने विला से लकड़ी के घर तक की दूरी मापी और फिर हुआंग जुनजी के यार्ड के बाहर देखने गया। जांच के लिए आए खिलाड़ियों द्वारा छोड़े गए ताजा पैरों के निशान के अलावा कोई अन्य निशान नहीं थे। सामने की लॉबी में वापस जाकर उसने काउंटर के पीछे से एक हस्तलिखित अतिथि पंजीकरण पुस्तिका उठाए और उसे शुरू से अंत तक पलटा। भाईजू, रजिस्टर का क्या मतलब है? वे सभी नाम हैं जो मैं नहीं जानता। युआन याओ पुराने कंप्यूटर को चालू करने में विफल रहे और निराश होकर कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या कंप्यूटर पर कोई खबर है। यदि मोबाइल फोन लाया जा सकता है तो शायद कुछ जानकारी मिल सकेगी। जब मोबाइल फोन लाया जाता है तो कोई सिग्नल नहीं होता है और गेम खिलाड़ियों को खामियों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देगा। सु वो ने रजिस्टर नीचे रखा और गोदाम की ओर चल दिया। अभी जब वांग वेई वहां से वापस आए तो उन्होंने बताया कि वहां बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा था जिसे मेहमान नहीं ले गए। वास्तव में ये कुछ मृत मेहमानों के कपड़े और जूते और अन्य बेकार चीजें हैं। मामले की विशेष प्रकृति के कारण कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं को कब्जे में नहीं लिया गया है और केवल गोदाम में ढेर किया जा सकता है। गोदाम को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। किताबें, नोटबुक और शब्दों वाली अन्य वस्तुएं जिनमें उपयोगी जानकारी शामिल हो सकती है, सभी को खिलाड़ी ने पलट दिया है और वे अब जमीन पर बिखरी हुई हैं। गोदाम के कोने में फफूंद लगे अखबारों का ढेर था। जू वो सीधे उसके पास गई और उसे खंगाला। युआन याओ ने थोड़ी देर तक खोजबीन की और स्वाद सहन नहीं कर सका, इसलिए वह अन्य खिलाड़ियों से बचा हुआ खाना निकालने लगा। वास्तव में यहाँ एक डायरी है। युआन याओ ने एक हरी किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे और उसे फेंकने ही वाला था। मुझे दिखाओ। सु वो ने अपना सिर उठाया और कहा। युआन याओ ने जल्दी से डायरी ले ली। डायरी की शुरुआत बिल्कुल सामान्य है। जिस शख्स ने ये डायरी लिखी है उसका संबंध विला के मौजूदा मालिक से है। जब वह पहली बार काम पर आया तो वह महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी सिर कटे हुए राक्षस की उपस्थिति के साथ उसकी शुभकामनाएं पूरी तरह से बिखर गईं। निम्नलिखित सामग्री मूल रूप से प्रत्येक मृत व्यक्ति की त्रासदी और उसका डर है कि उसे शाप दिया जाएगा और देर सबेर मार दिया जाएगा। बाद में पूरा लेख अभिशाप, हत्या और मृत्यु जैसे शब्दों से भरा पड़ा है। सामग्री गड़बड़ है और ये देखा जा सकता है कि डायरी के मालिक के पास अब कुछ सामान्य नहीं है। अखबारों में सिर कटे राक्षस के बारे में पता लगाओ, सु वो ने कहा।
50 साल पहले आप इतने सारे समाचार पत्र कैसे पढ़ सकते हैं? युआन याओ रुका और अजीब तरीके से कहा, सिरकटे दानव के बारे में वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। विला को कुछ साल पहले आग लगने के कारण पुनर्निर्मित किया गया था और जमीन पर सभी समाचार पत्र बात के हैं। सू वो ने कहा। और बंडलों में बांटे गए अखबारों को बिना किसी के पढ़े ही यहाँ फेंक दिया जाता था। अखबार की सामग्री का बहुत अधिक विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जानकारी और डायरी की सामग्री का मिलान किया जा सकता है। भाईजू, तुम क्या देख रहे हो? युआन याओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सू हुआदाओ, सिर काटने वाले दानव द्वारा मारे गए लोगों में से कुछ ने केवल अपने सिर खोए थे, जबकि कुछ के अंग अधूरे थे। केवल समय के दृष्टिकोण से एक निश्चित नियमितता है। इसका अर्थ क्या है? युआन याओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपनी जांघ थपथपाई और कहा, सिर कटा हुआ राक्षस अभी भी लोगों को नहीं खाएगा। सू वो ने उसकी ओर देखा। युआन याओ ने अजीब तरीके से कहा, आप व्यस्त हैं, आप व्यस्त हैं। सू वो ने एक कलम उठाई और डायरी के मालिक की लिखावट की नकल की और पैराग्राफ में कुछ शब्द जोड़े। जो कोई भी मूर्ति को छुएगा वह मर जाएगा। युआन याओ ने उसे डायरी में लिखते हुए देखा और आश्चर्य से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? पिछली बार डबल बीमा। सू वो ने अपनी डायरी पकड़ी। चलो चलें और सिर कटे राक्षस की मूर्ति ढूंढें। कैफेटेरिया में अन्य खिलाड़ी आराम कर रहे हैं। उन्हें विला के अंदर और बाहर उन सभी स्थानों की खोज करने में आधा दिन लग गया जहां लोग छिपे हो सकते थे। यहां तक कि कमरे में लगे दर्पणों और अलमारियों से भी पुष्टि हुई कि उनके रुकने से पहले कोई गुप्त मार्ग या गुप्त कमरा नहीं हो सकता था। सौभाग्य से रेस्तरां के बगल में एक छोटा सुपरमार्केट है, अन्यथा हमें खाना भी नहीं मिलता। लियू युवान ने प्रशंसकों से बुदबुदाते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि वह सिर कटा राक्षस शायद बाहर जंगल में छिपा हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाबिल ने अपने हाथ में क्रॉस पकड़ लिया। चलो बाद में जंगल में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। खाने पीने के बाद वान जिकांग ने अपना पेट थपथपाया। सिर कटे राक्षस ने बिना पकड़े इतने सारे लोगों को मार डाला। ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम लोग निपट सके। वैसे भी खेल में केवल खिलाड़ियों को 5 दिनों के बाद जीवित रहने की आवश्यकता होती है। ये जोखिम क्यों ले? ये सच है। वांग वेई ने बाहर कोहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, दिन के उजाले में रात जैसा लग रहा है। अगर हमारा सामना सिर कटे राक्षस से हो जाए तो क्या होगा? हथौड़े से डर लगता है। झांग जियोन ने मेज पर थप्पड़ मारा। हम में से एक दर्जन, क्या हम एक सिर कटे राक्षस को नहीं हरा सकते? विकास एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसे नहीं देखा है। कटे सिर वाले दानव कालकोठरी में अलौकिक शक्तियां हैं। अगर सिर कटे दानव के खिलाफ लड़ना वास्तव में इतना आसान है तो गेम आपको जीवित रहने का मिशन नहीं देगा। वांग वेई जैसे ही बोले, उन्होंने डू लेनेलान और जियागुओ की ओर रुख किया। 2 महिला खिलाड़ियों के लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। वान जिकांग को परेशान न करें। आज रात हम सभी के लिए एक साथ रहना बेहतर है। आप बात कर सकते हैं। वान जिकांग तुरंत उठ बैठा। मुझे 2 महिलाओं की परवाह नहीं है और आप अभी भी अपनी नाक में दम करना चाहते हैं। मेरे पास 2 मंदबुद्धि लोगों को लाने की फुर्सत नहीं है। क्या यहाँ कोई कुलीन वर्ग नहीं है? वह ऐसा कर सकता है, इसे करें। हुआंग जुनजी ने उदास चेहरे के साथ कहा, एक लाइन पर एक टिड्डा, क्या आपको इसे इतना कठोर बनाना है? लानत है। वान जिकांग गुस्से में थे। जो कोई भी आपके जैसा ही टिड्डा है, सिर कटा हुआ राक्षस आपको मारने वाला पहला व्यक्ति होगा। आपने अवश्य ही कुछ वर्जनाओं को छुआ होगा और शापित होंगे। आप और वे 2 महिलाएं सोचे भी नहीं मेरे साथ कमरा साझा करने के बारे में। ये देखते हुए कि झगड़ा होने वाला है, रेस्तरां का दरवाजा अचानक खुला कर दिया गया और जू वो एक बड़ा नीला पत्थर लेकर अंदर चला गया। आप लोग परेशानी की तलाश में हैं, पत्थर क्यों हटाते हैं? वान जिकांग ने देखा कि कोई भी उसे पसंद नहीं आ रहा था और उसने बमबारी शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जियागो, जो करीब था, आगे बढ़ा और जैसे ही पत्थर जमीन पर रखा गया, उसने काय को हटा दिया। यह एक मूर्ति की तरह लग रहा है। मूर्ति। खिलाड़ी झुक गए। निश्चित रूप से, हालांकि कोई सिर नहीं था, कपड़ों का पैटर्न सामने से देखा जा सकता था और मूर्ति के पैर में एक कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। उपस्थित सभी लोग चुप थे और फिर वान जिकांग ने चिल्लाकर कहा, क्या ये शापित बिना सिर वाली मूर्ति नहीं हो सकती? तुम्हें ये कहां से मिली? आप इस चीज के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? सू वो ने बस एक सिगरेट जलाई और धीरे से कहा, जिस चौराहे पर हम कल आए थे वह वही है। पहली नजर में यह एक पत्थर के घाट जैसा दिखता है। वैसे मुझे भी यह डायरी मिली। उसने डायरी खोली। इसमें लिखा है कि जो कोई भी मूर्ति को छुएगा वह मर जाएगा। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 24 गोल झूठ। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 24 झूठ। सब लोग भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। फिर तुमने इसे यहाँ क्यों ले आया? सू वो ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो इस तरह की चीज होती है, और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मुझे डायरी दिखाओ। जैसे ही हुआंग जुनजी ने अपना मुंह खोला, वान जिकांग ने सबसे पहले जू हो के हाथ से डायरी ली। मैंने ये डायरी अभी अभी पढ़ी है। मैंने ये वाक्य क्यों नहीं देखा? थोड़ी देर बाद वह जल्दी से सामने आया और बोला, ये सब बकवास है, इसमें कुछ भी उपयोगी नहीं है। झांग जियोंग ने डायरी छीन ली और हुआंग जुनजी को सौंप दी। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, देखो शायद आप कुछ देख सके। हुआंग जुनजी ने सबकी नजरों के सामने जल्दी से डायरी देखी। उसकी अभिव्यक्ति वान जिकांग के समान थी। डायरी का मालिक मानसिक रूप से सामान्य नहीं है। पीछे की डायरी अस्त व्यस्त है और दाग लगाने के लिए कई जगहें हैं। जब मैंने इसे पहले पढ़ा तो मुझे इसमें कोई शब्द फंसा हुआ नहीं मिला। विला में समय समय पर कुछ लोगों की मौत को छोड़कर सिर कटे राक्षस के बारे में वास्तव में बहुत कम जानकारी है। हालांकि डायरी में उल्लिखित सिर कटे राक्षस की विशेषताएं मेरे द्वारा देखी गई बातों से काफी मिलती जुलती हैं। वो एक काला मुखौटा पहनता है, लंबा है और एक तेज कुल्हाड़ी रखता है। दरअसल कई खिलाड़ियों ने इस डायरी को पलटा है। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस डायरी की तुलना में, जिसमें ज्यादा मूल्यवान जानकारी नहीं है, मृतक द्वारा छोड़ी गई कुछ ब्रीफिंग या नोट्स अधिक मूल्यवान है। कोई यहाँ विशेष रूप से सिर कटे राक्षस के लिए आया था और उन्होंने पहले ही जांच पड़ताल कर ली थी।
लेकिन ये जानकारी खिलाड़ियों की नज़र में अप्रासंगिक है क्योंकि इसमें उल्लिखित जानकारी बहुत बड़ी, शक्तिशाली और तेज गति से चलने वाली आदि है, जो नंगी आंखों से दिखाई देती है, और विकासवादी के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिर कटा हुआ दानव चाहता है, इससे निपटना आसान है अगर इसे सिर्फ विकासवादी द्वारा फांसी पर लटका दिया जाए। क्या सिर काटने वाला राक्षस केवल सिर ही नहीं काटता? डायरी वांग वेई के हाथों में स्थानांतरित कर दी गई है। उसके पास खड़े कॉलेज के छात्र ने, जिसने विला में प्रवेश करने के बाद से ज्यादा बात नहीं की है, पूछा, कुछ लोग अपने हाथ क्यों खो देते हैं? शायद विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। डू लेनलान का चेहरा पीला पड़ गया। सिर कटा हुआ दानव सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या वह कल श्री हुआन को नहीं मारने के बाद भाग नहीं गया? लेकिन सिर कटे राक्षस ने सबसे पहले मिस्टर हुआन पर हमला क्यों किया? हाबिल को डायरी के शब्दों को पढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता है कि श्री हुआन ने प्रतिमा को नहीं छुआ है। यदि यह मामला है तो डायरी में शब्द सटीक नहीं है। मैंने इसे छुआ, हुआंग जुनजी ने गंभीरता से कहा। जब मैंने कल विला में प्रवेश किया तो मैंने गलती से चौराहे पर पत्थर के घाट को छू लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर कटा राक्षस लोगों को मार डाले? डू लेनलान ने जू हुओ और जियागुओ को देखा। सू हुओ ने रोटी चिबाए और जियागुओ से कहा, जिसके होंठ कांप रहे थे, डरो मत, मैं तुमसे आगे रहूंगा। जियागुओ ने उसे लाल आंखों से देखा। ये सिर्फ एक संयोग है, मुझे विश्वास नहीं है कि सिर कटे राक्षस को पता होगा कि मैंने उसकी मूर्ति को छुआ है। ऐसा हो सकता है, वान जिकांग ने कहा। सिर कटा राक्षस एक अलौकिक अस्तित्व है। हो सकता है कि वह हर समय हमें देख रहा हो, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बात करना बंद करो। दिन के उजाले में मैंने तुम्हें जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई थी। वांग वेई ने अपनी बाहें मली। मेरी राय में यह एक अच्छी बात है। अमीर दूसरी पीढ़ी ने खाने की मेज पर एक पैर रखा। भले ही सिर कटे राक्षस ने लोगों को मार डाला हो, कम से कम हम एक बात जानते हैं, वह यह है कि जो व्यक्ति मूर्ति को छुएगा वह निश्चित रूप से पहले मर जाएगा। यह आसान है। जिन लोगों ने प्रतिमा को छुआ है उन्हें दृढ़ रहना चाहिए, ताकि बाकी लोग शेष दिन सुरक्षित रूप से बिता सके। क्या आप इंसानी भाषा बोल रहे हैं? जियागुओ ने गुस्से में कहा। अगर हम मर जाएं तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ये बुरा नहीं है, लियू युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप तीनों अधिक खतरनाक हैं और हम में से बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे। इस समय झांग जियोंग ने पहले ही खुद को हुआंग जुनजी से दूर कर लिया था और अन्य लोग भी मान रहे थे। थोड़ी देर की सभा के बाद खिलाड़ी अलग हो गए और एक के बाद एक रेस्तरां छोड़कर चले गए। सू वो और युआन याओ अभी भी रेस्तरां में खाना खा रहे थे। भाईजू, अभी मैं वास्तव में चिंतित था कि लोगों को पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चला कि आपने वे शब्द जोड़े हैं तो वे सीधे हमें पीट पीट कर मार डालेंगे। युआन याओ ने अपनी आवाज धीमी की और धन्यवाद भरे स्वर में कहा। गोदाम में बहुत सारी लिखित सामग्रियां हैं, भले ही आपने उन सभी को पढ़ लिया हो, उन सभी को याद रखना असंभव है। वे केवल यही सोचेंगे कि वे लापरवाह हैं। सू वो ने स्पष्ट रूप से कहा। भाई, आप कैसे जानते हैं कि जो लोग पत्थर की मूर्ति को छुएंगे उन्हें शाप दिया जाएगा? क्या आपने हुआंग जुनजी को पत्थर की मूर्ति को छूते देखा? सू वो ने पानी पीना बंद कर दिया, जमीन पर सिर कटे राक्षस की मूर्ति के चारों ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह एक संयोग है। खाने के बाद जू हो ने युआन याओ से पूछा कि क्या अन्य खिलाड़ियों ने पत्थर की मूर्ति को छुआ है, और सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। देर शाम तक वह नहीं उठे। इस समय आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था और सुबह और अंधेरे में ज्यादा अंतर नहीं था। खिलाड़ी मूल रूप से विला लौट आए और उन्हें युआन याओ से मिलने के बाद ही पता चला कि दोपहर में क्या हुआ था। हुआंग जुनजी, वांग वेई और कॉलेज के छात्र पूरी दोपहर गोदाम में रहे। डू लेनलान और जियागुओ पहले थोड़ी देर के लिए गोदाम में गए और फिर लकड़ी के घर में गए। झांग जियोंग और वान जिकांग भी गए, लेकिन वे लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेने गए। लकड़हारे ने लगभग पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। अंत में हाबिल ने अपने रिश्तेदारों के शांत होने के लिए प्रार्थना करने को कहा। सू वो ने डू लेनलान को अपने बालों को रबर बैंड से बांधने के लिए कहा और युआन याओ को बाहर जाने के लिए कहा। भाईजू, हम कहाँ जा रहे हैं? युआन याओ ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है कि अंधेरा हो रहा है, अब बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। डायरी नकली है, लेकिन सिर कटा दानव असली है। मैं अकेले जा सकता हूँ। सू वो बोलने के बाद चले गए। युआन याओ ने लॉबी में अन्य खिलाड़ियों की ओर देखा, अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा और उनके पीछे चला गया। बाहर निकलते समय मेरी मुलाकात हुआंग जुनजी से हुई, जो लकड़ी के घर की ओर भी जा रहे थे। वे तीनों एक दूसरे से मिले और सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। वे तीनों कुछ देर तक आगे पीछे चले, तभी हुआंग जुनजी ने अचानक पेड़ को सहारा दिया और हिलना बंद कर दिया। तुम ठीक हो? युआन याओ ने झुककर कहा। आपके कंधे से फिर से खून बह रहा है। क्या विला में कोई आपातकालीन दवा नहीं है? मुझे यह नहीं मिला। हुआंग जुनजी अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम थे और उन्होंने अचानक जू हो से कहा, जो कुछ मीटर दूर थे, ये शब्द कि जो कोई भी सिर कटे दानव की मूर्ति को छुएगा उसे शाप दिया जाएगा। आपने इसे डायरी में जोड़ा है ना? सू वो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। आप इसे देख सकते हैं। हुआंग जुनजी ने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। यह मेरी विशेषता है। मैं कुछ विवरण देख सकता हूं जो आम लोग नहीं देख सकते। आपकी नकल बहुत समान है, लेकिन ये डायरी में लिखे समय के समान नहीं है। आपने जानबूझकर पत्थर की मूर्ति को फिर से रेस्तरां में ले जाया। क्या आपको सिर कटे राक्षस की पहचान पर संदेह है? सू वो आदतन धूम्रपान करते थे, उनके चेहरे पर स्पष्ट भाव थे। मैंने कहा कि यह एक ऐसा संयोग था, सहयोग अच्छा था। युआन याओ ने उन दोनों पर नजर डाली और थोड़ा अजीब सा महसूस किया। मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि आपने पहले मूर्ति को नहीं छुआ है। नहीं, हुआंग जुनजी ने सरलता से उत्तर दिया। मुझे वह पत्थर की मूर्ति कल मिली, लेकिन मैंने उसे नहीं छुआ और मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। आज मैंने युआन डायरी के शापित झूठ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि श्रीजू की तरह मुझे भी संदेह है कि कुछ खिलाड़ी सिर काटने का नाटक कर रहे हैं। ओ संग्रह और अनुशंसा टिकटों की तलाश में है। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 25 कब्र खोदें। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 25 कब्र खोदना। कारण, सू वो को उनकी बातों से इनकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सिर कटे राक्षस के बारे में सभी रिपोर्ट और जांच पढ़ी है। सिर कटे राक्षस की तकनीक बहुत परिष्कृत है। ज्यादातर लोग एक ही बार में मारे गए। गर्दन के अलावा कोई घाव नहीं था। जिस आदमी ने कल मुझ पर हमला किया था वह बहुत घबराया हुआ था।
मैंने हमला करने का सही समय भी नहीं चुना। हुआंग जुनजी बहुत आश्वस्त लग रहे थे। ज्यादातर हत्या के मामलों में मृतक चुपचाप मर गए जब तक कि उनका पता नहीं चल गया। अभी भी बहुत कम मामले हैं। मृतक के अंग अधूरे हैं और उसकी मृत्यु से पहले भयंकर लड़ाई हुई थी। यह आपकी बात से मेल नहीं खाता है, जू वो ने सुनने के बाद पूछा। नकली अपराध, हुआंग जुनजी ने दृढ़ता से कहा, ऐसे बहुत कम मामले हैं। यदि आपने जो कहा वह सच है तो उसने आपको पहले व्यक्ति के रूप में क्यों चुना? सू वो ने फिर कहा, मुझे लगता है कि ड्रू लेनलान की टीम पर हमला करना आसान है। हुआंग जुनजी ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे कल वान चिकान का सामना नहीं करना चाहिए था। यदि कोई खिलाड़ी सिर काटने वाले की पहचान के साथ अन्य खिलाड़ियों को मारना चाहता है तो सफल होने का सबसे आसान तरीका महिला खिलाड़ी या श्वेत खिलाड़ी है, लेकिन एक अपवाद है, यानी इस व्यक्ति को पहले मरना होगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने अपना कौशल दिखाया था कि उसे निशाना बनाया गया था। अगर मुझ पर हमला करने वाले व्यक्ति को डायरी से मूर्ख बनाया गया है तो आज रात लक्ष्य आपके, मेरे और जियागुओ के बीच होगा। हुआंग जुनजी ने एक निमंत्रण जारी किया, हम सेना में शामिल होकर उसे क्यों नहीं पकड़ लेते? सू वो ने अपनी सिगरेट पीते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार विला में अभी भी एक सिर कटा हुआ राक्षस है। शायद वह आज रात भी लोगों को मार डालेगा। देखो कौन भाग्य से बाहर है। हुआंग जुनजी ने अपना सिर हिलाया। वे तीनों बातें कर रहे थे और लकड़ी के घर की ओर बढ़ते रहे। मैं लकड़ी के घर में गया था। एक तो उस व्यक्ति को आकर्षित करना था जिसने मुझ पर हमला किया था, और दूसरा अन्य खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखना था। यदि कोई पकड़ा नहीं गया तो उस व्यक्ति की पहचान अन्य लोगों से की जा सकती है। बोलना समाप्त करने के बाद हुआंग जुनजी ने फिर पूछा, आप लकड़ी के घर में क्या कर रहे हैं? युआन याओ ने अपना सिर हिलाया और जू वो की ओर देखा। जू वो रुका और अपनी ठुड्डी उस आदमी की ओर उठाई जिसने रस्सी लटकाई थी और जलाव लकड़ी के ढेर पर खड़ा था। मैं देखूंगा कि क्या उसने खुद को फांसी लगा ली है। हुआंग जुनजी और युआन याओ के हाव भाव बदल गए और वे तुरंत उन्हें रोकने के लिए गए, लेकिन जू हो ने उन्हें रोक दिया। वह रात में खुद को फांसी लगाने जा रहा है। हो सकता है कि उसके पास कोई भूत हो। अगर आप जाएं और अपना विकल्प ढूंढे तो आपको क्या करना चाहिए इसके बजाय? आप नहीं है विला में एनपीसी को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। ये सही है। वे तीनों लकड़हारे के करीब नहीं पहुंचे बल्कि उसके सामने की ओर चले गए। सू वो पेड़ के तने पर खड़ा हो गया और उसका स्वागत करने के लिए हाथ उठाया। अरे, उसने खुद को फांसी लगा ली। लकड़हारे की आंखें कांप गईं, उसकी गर्दन आगे की ओर खींच गई और वो पेड़ पर लटक गया। जू वो बस इसे ऐसे ही देखता रहा जब तक कि उसने अपने हाथ और पैर लटका नहीं दिए और कहा, आप इसे नीचे ले जाएं, अंधेरा हो रहा है। मैं लकड़ी के घर में जाकर देखूंगा कि क्या कोई प्रकाश उपकरण है। थोड़ी देर बाद केबिन में मोमबत्तियां जलाई गईं और लकड़हारे का शव वापस बिस्तर पर रख दिया गया। हुआंग जुनजी ने विला के दूसरी ओर चमकती रोशनी को देखा और खुद से कहा, अभी समय नहीं हुआ है। उसके पीछे जू वो ने लकड़हारे के शरीर को बार बार जांचने के बाद उसे एक में फंसाने के लिए कैबिनेट से एक भान की रस्सी ली और उसके हाथ में एक फावड़ा पकड़ लिया। भाई जू, आप क्या कर रहे हैं? युआन याओ ने लकड़हारे की पैंट को देखा जिसे जू वो ने नीचे खींच लिया था, लेकिन पूरी तरह से ऊपर नहीं खींचा था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं गड्ढा खोदने जा रहा हूँ। सू वो ने फावड़ा घुमाया। उसकी नजर अभी भी लकड़हारे पर थी। ये देखने की कोशिश करो कि क्या मिट्टी में दफन होने के बाद उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। युआन याओ की मुस्कान विशेष रूप से मजबूर थी और हुआंग जुनजी के चेहरे पर भी एक जटिल अभिव्यक्ति थी। उसे समझ नहीं आया कि जू वो एनपीसी के साथ परेशानी क्यों पैदा करना चाहता था। सू वोजन एक गड्ढा खोदने के लिए बाहर गया और रास्ते में नई कब्र खोदी। जिस बुढ़िया की लाश को लकड़हारा अपनी बेटी बता रहा था, उसकी लाश को कपड़े में लपेटे बिना ही मिट्टी में फेंक दिया गया था। उसके गले पर भान की रस्सी का निशान था। गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी। महिला की लाश को पलट दें, उसकी अधजली पीठ पर सफेद सीरियल नंबरों की एक माला है। कब्र फिर से बनाई गई और उसने उसके बगल में 2 कब्रें खोदी। दोनों लाशों में से एक का सिर नहीं था और दूसरे की भी गला दबाकर हत्या की गई थी। एक आदमखोर खिलाड़ी था और दूसरा काला खिलाड़ी था। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। सू वो ने लोगों को वापस नहीं दफनाया, फावड़ा फेंक दिया, वहीं बैठ गया और धूम्रपान करते हुए विला को घूरता रहा। कोहरा लगातार गिरता रहा और विला की रोशनी धुंधली और मंद हो गई, लेकिन रात में वे काफी स्पष्ट थी। इसलिए जब रोशनी अचानक बंद हो गई तो लकड़ी के घर के सभी 3 लोगों ने ध्यान दिया। जैसे ही जू वो कब्रिस्तान से बाहर आया, उसने एक तेज चीख सुनी। वहां कुछ हुआ है। हुआंग जुनजी तेजी से बाहर निकले। मैं वहां जाकर देखूंगा। युआन याओ आपके साथ जा रहा है। जू वो ने कोई हलचल नहीं की। मैं यहीं रहूंगी। हुआंग जुनजी ने उस पर संदेह से देखा, लेकिन बिना कोई और सवाल पूछे जल्दी से चला गया। भाई जू, मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? युआन याओ ने जल्दी से कहा। उसने सुना कि विला में कोई मर गया होगा। वह सिरकटे राक्षस या सिरकटे राक्षस होने का नाटक करने वाले खिलाड़ी का सामना नहीं करना चाहता था। सू वो ने उसे उदासीनता से देखा। युआन याओ ने अपनी लार निगल ली, घूम गया और बिना एक शब्द कहे हुआंग जुनजी का पीछा किया। यह पुष्टि करने के बाद कि वह चला गया है, जू हो ने लकड़ी के घर में प्रवेश किया, बिस्तर के किनारे पर कदम रखा और बीम पर रखा मोबाइल फोन उतारा, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी और पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो को खोला। इसे देखने के बाद वह अचानक हंस पड़े। कहा, दिखावा मत करो, मुझे पता है तुम जीवित हो। लाश हिलती नहीं है। सू वो ने फोन अपनी जेब में डाला, लकड़हारे को पीछे के कॉलर से खींचा और बाहर खींच लिया। मैंने पहले कहा था मृतकों को दफनाया जाएगा और तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा जाएगा। चूंकि तुम जागना नहीं चाहते हो, मैं पहले से अच्छे कर्म करूंगा ताकि तुम मर सको। आपको शांति से दफनाया गया है। बिना दया के लाश को गड्ढे में फेंक दिया। ये वही गड्ढा था जहां पहले लाश को दफनाया गया था। जू वो ने फावड़ा उठाया और उसे मिट्टी से भर दिया। जैसे ही बदबूदार कीचड़ ने उसके चेहरे को ढंक दिया, लाश अंततः हिल गई। उसने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोली, पहले आसपास की स्थिति को देखा और फिर अपनी स्थिति को देखा और तुरंत चिल्लाया, चलो मदद करो, तुमने किसी को मार डाला। रोके भूखना। सू वो ने अपने मुंह में घास की जड़ें और मिट्टी भर ली। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि हर कोई विला में है और कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। अभी वक्त है, चलो दूसरी बात करते हैं। क्या आप सिर कटे हुए राक्षस हैं?
ऐसा लग रहा था कि जलाओ लकड़ी फाड़ने वाले ने कोई चुटकुला सुना है। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति थी, लेकिन ज़ूहुओ के अगले शब्दों ने उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव ला दिया। यह कोई सिर कटा हुआ राक्षस नहीं है, ये सिर्फ एक खिलाड़ी है जो आखिरी गेम में रुका था। खिलाड़ियों के सामने खुद को फांसी लगाने की चाल दूसरों को आपको विला का हिस्सा मानने देना है। आपके द्वारा मारे गए लोगों में क्षय की अलग अलग डिग्री होती है। आप यहाँ खिलाड़ियों के कम से कम 3 समूहों से मिले हैं, लेकिन नई कब्रों की संख्या स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि आपके द्वारा मारे गए खिलाड़ियों को खेल में साफ नहीं किया गया है, इसलिए तुम्हें उन्हें यही कब्र में दफनाना होगा। विला इतना बड़ा है, इसे गुप्त रूप से दफनाने और ध्यान देने और उसके बाद के परिणामों से निपटने की तुलना में खुले तौर पर और ऊपर से देखा जाना बेहतर है। हालांकि कुछ साल पहले विला में आग लग गई थी और इसे नवीकरण के लिए आधे साल के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि लकड़ी का घर भी बाद में बनाया गया था। आपके लिए ये कहना शर्मनाक है कि आप यहाँ रह रहे हैं। और आपकी बेटी, आप अपनी चाची होने के लिए कितनी उम्र जोड़ सकती है? क्या आपने नहीं सोचा था कि जब आपने उसे दफनाया था तो कोई इसे खोदकर खोल देगा? घास बाहर खींचो, ज़ूहुओ ने उसे बोलने का इशारा किया। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 26 दबाएं। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 26 महत्वपूर्ण प्रश्न। कहने के लिए कुछ नहीं बचा। लकड़हारे ने उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ किस तरह के खिलाड़ी रह रहे हैं। मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ जब मैं बच्चा था। ज़ूहुओ ने एक टीएस छोड़ा। छाया में उसका चेहरा अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन अगले सेकंड में फावड़े की तेज धार प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को छू गई और उसका स्वर उदासीन था। खिलाड़ी के पास कुछ अजीब है विशेषताएं, तो आइए देखें कि यदि आप अपनी गर्दन काट ले तो क्या आप मृतकों में से वापस आ सकते हैं। लकड़हारा अब घबरा गया और तुरंत बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम खेल में पास नहीं होना चाहोगे। तुम्हें नहीं पता, लकड़हारे ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको लेवल क्लियर करने के संकेत दे सकता हूँ, बशर्ते आप इसके बारे में अन्य खिलाड़ियों को न बताएं। फावड़ा बेरहमी से दबा दिया। गर्दन से खून बहने लगा और लकड़हारे के मुंह से बेकाबू वो की आवाज निकली। उसने ज़ूहुओ को घूर कर देखा और थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उसे हार माननी पड़ी। मैं कहता हूँ। ज़ूहुओ ने उसका हाथ छोड़ा और अधूरी सिगरेट तारांकन उसके मुंह में भर दी। बोलो। इससे पहले कि वह अपने बारे में बात करना शुरू करता, लकड़हारे ने अपनी सिगरेट से तारांकन चूस लिया। उसने 2.5 महीने पहले हॉट स्प्रिंग माउंटेन सिटी स्टेशन में प्रवेश किया था और वह उससे पहले 2 स्तरीय कलकोठरियों से गुजर चुका है, इसलिए उसे एक अनुभवी माना जा सकता है। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तीसरी बार जिन खिलाड़ियों का सामना हुआ वे सामान्य लोग नहीं होंगे। सिर काटने वाले राक्षस के हाथों मरने वाले को छोड़कर लगभग सभी अन्य खिलाड़ी नरभक्षण से मर गए। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सभी साधन त्याग दिए। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जब कालकोठरी खत्म हुई तो उसे न तो टिकट मिला और न ही वापसी का, और वह निकल नहीं सका, इसलिए वह केवल विला में ही रह सका। बाद के खिलाड़ियों से टिकट पाने के लिए उन्होंने लकड़ी के घर में रहने का नाटक किया। विकासवादी की सामान्य शारीरिक स्थिति के साथ अवसर का लाभ उठाकर टिकट पाने के लिए खिलाड़ियों को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आधे महीने तक विला में रहने के बाद उसके शरीर पर हरे रंग की फुंसियां दिखाई देने लगी। पतला हो गया और उसकी शारीरिक फिटनेस लगभग सामान्य हो गई। सामान्य लोगों का स्तर। दर्जनों खिलाड़ी आए और गए और उसने केवल सबसे कमजोर लोगों को चुनने की हिम्मत की, लेकिन अंत में ये लोग उससे भी बदतर थे। बस टिकट, प्रॉप्स, औषधि, जो भी वे चाहते थे का उल्लेख नहीं किया और मरने के बाद लाशें कॉपी रिफ्रेश के साथ गायब नहीं होगा, उसे लकड़ी के घर के पास लोगों को दफनाना होगा। आपकी बीमारी प्रतियों की कमी के कारण है, ज़ूहुओ ने सुनने के बाद पूछा। मुझे नहीं पता, पिचाई ने गुस्से में कहा। जब मैंने पहली बार कालकोठरी में भाग नहीं लिया तो खेल ने मुझे बताया कि मुझे 3 महीने के बाद 20 स्तरीय यादृच्छिक कालकोठरी में भेजने के लिए मजबूर किया जाएगा। जितनी अधिक बार मैं अनुपस्थित रहूंगा, कालकोठरी का खतरा स्तर जितना अधिक होगा। इस स्तर की कालकोठरियां सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए है, क्या 20 स्तर की कालकोठरियां मृत्यु के बारे में नहीं है। लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि मैं लोगों को मारना चाहता हूँ? जो कोई भी खेल में प्रवेश करने से पहले एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति नहीं था। आपका गेम मिशन क्या है? ज़ूहुओ ने बिना रुके उसे रोका। लकड़हारे ने दांत पीसकर कहा, हमारे सिर की रक्षा करो। ज़ूहुओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कालकोठरी का काम भी यही था। लकड़हारा कालकोठरी के अंत तक जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन उसे वापसी का टिकट नहीं मिला, जिसका मतलब था कि उसने स्तर पार नहीं किया था। इसलिए केवल कार्य समय के अंत तक जीवित रहना सीमा शुल्क निकासी नहीं माना जाता है। तुम्हें विकास औषधि पीते हुए कितना समय हो गया है? उसने फिर पूछा। 3 महीने। लकड़हारे को अचानक एहसास हुआ, तो यह विकास औषधि के कारण है। मैंने इस अजीब बीमारी के लिए विकास औषधि नहीं पी है। ज़ूहुओ ने दूसरी बात के बारे में सोचते हुए उसकी चीख को नजरअंदाज कर दिया। उस समय के साथ जब लकड़हारे ने कालकोठरी में प्रवेश किया, विकासवादी एजेंट का उपयोग बंद करने के कम से कम 1 महीने बाद तक उसमें कोई लक्षण विकसित नहीं हुए। 10% से कम विकास दर वाले खिलाड़ियों को हर महीने विकासवादी एजेंट की 1 बोतल लेनी होगी। एक दुष्परिणाम या स्वयं विकास द्वारा उत्पन्न कमजोरी। यदि ये केवल औषधि की समस्या है तो उच्च स्तरीय औषधियां खोजने से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन यदि विकास का कारण औषधि पर निर्भर है तो खिलाड़ी अपने शेष जीवन के लिए औषधि के नियंत्रण से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। ये गेम वास्तव में हर जगह विकासवादियों के लिए छेद खोद रहा है। हालांकि इस मामले को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है और कालकोठरी कार्य को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। यदि वह सीमा शुल्क को साफ नहीं कर पाता है और वापसी टिकट प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह खेल में बने रहने के अलावा सीधे अगले उदाहरण पर जा सकता है। कालकोठरी के बारे में कुछ और विवरण पूछे, और ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक लकड़हारा कोई और उपयोगी जानकारी नहीं बता सका और उसने उसे बड़े करीने से अपने रास्ते पर भेज दिया। एक काले खिलाड़ी को मारने के लिए खिलाड़ी पासरबीए को बधाई। आप मारे गए खिलाड़ी की संपत्ति, सहारा और टिकट प्राप्त कर सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए खिलाड़ी के अवशेष स्वीकार करें। जैसे ही लकड़हारे की मृत्यु हुई उसके दिमाग में एक गेम नोटिफिकेशन आया। ज़ूहुओ ने अपना निजी पैनल खोला और लकड़हारे के खिलाड़ी की जानकारी उस पर सूचीबद्ध थी। खिलाड़ी उपनाम पेशेवर, खिलाड़ी का प्रकार काला खिलाड़ी,
व्यवसाय शोक अभिनेता, खिलाड़ी स्तर ई नंबर 285,471, विकास दर 8%, संपत्ति कोई नहीं, विशेषता जीवन और मृत्यु, प्रस्ताव 1 वर्षा बेल्ट 2 तैरता हुआ गुब्बारा, धरना खाली। खिलाड़ी की जानकारी सरलीकृत की गई है। प्रॉपर्टी प्रॉप्स और वॉलेट को छोड़कर अन्य कॉलम ग्रे हैं और देखने के लिए नहीं चुने जा सकते। सु वो को जिस सुविधा में सबसे अधिक रुचि है उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन अगर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसने प्रॉप्स बाहर निकाला और तुरंत उसके प्रॉप्स बार में 2 और यथार्थवादी चित्र थे। धूप और बारिश वाली बेल्ट नोट, बेल्ट का पूर्वानुमान मौसम के पूर्वानुमान से अधिक सटीक है। कृपया बेल्ट बकल पर मुस्कान पर ध्यान दें। एक बड़ी मुस्कान का मतलब एक बड़ा धूप वाला दिन है। लेविटेशन गुब्बारा टिप्पणी, एक गुब्बारा जो आकाश से प्यार करता है लेकिन यह उसे उड़ाने वाले व्यक्ति से 100 मीटर से अधिक दूर नहीं हो सकता। ये जुनून, सपने और वफादारी के साथ एक आदर्श सहारा है। सटीकता के बिना एक मौसम बेल्ट और कार्यान्वयन की एक सीमित सीमा के साथ एक पोजिशनिंग गुब्बारा वास्तव में 2 बेस्वाद प्रॉप्स हैं जो वास्तविक युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन गैजेट्स का भी जादुई प्रभाव होता है। सामान इकट्ठा करने के बाद जू वो ने शव को दफनाया और विला लौटाया। लकड़हारे के अनुसार कालकोठरी खुलने के बाद और खिलाड़ी के विला में पहुंचने से पहले सिरकटा दानव कभी प्रकट नहीं हुआ था। उस पर सक्रिय रूप से हमला नहीं किया। वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वर्तमान उदाहरण में खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वह नियमों के बाहर लोगों को मार सकता है, लेकिन यह मामला नहीं है। उसने सिर्फ ये साबित किया है कि सिर काटने वाला राक्षस हर बार खिलाड़ियों के बीच होना चाहिए। विला में हत्या के मामलों में अधिकांश मौतों के सिर अलग कर दिए गए थे और कुछ मृतकों के अंग गायब थे। हुआंग जुंजी का मानना था कि यह खिलाड़ियों की नकल थी और शिकार और हत्या समान रूप से मेल खाते थे, इसलिए संघर्ष और झगड़े थे। इस अनुमान में कुछ सच्चाई है, लेकिन जू वो का एक अलग विचार है। अंगों के क्षत विक्षत होने का कारण पहचान को छुपाना मात्र है। काले और सफेद खिलाड़ियों के अलावा नरभक्षी खिलाड़ी भी हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो खिलाड़ी सिर कटे राक्षस की भूमिका निभाता है वह नरभक्षी खिलाड़ी होता है। खाने के निशान को छिपाने के लिए उन अंगों को जानबूझकर छिपाया जाता है, इसलिए समय की अवधि होगी। लाश, और यह कालकोठरी के समय नियम के अनुरूप है। उसने विला की दिशा में देखा। वहां की लाइट एक बार गुल हो गई, लेकिन हुआंग जुंजी और युआन याओ के वापस जाने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। यदि सिर कटे राक्षस का भूत रहा है तो इस समय कुछ सुराग मिलना चाहिए। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 27 बिना सिर का। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन अध्याय 27 नेतृत्वहीन। हालांकि विला वैसा नहीं था जैसा जू वो ने कल्पना की थी। सबसे पहले ट्रिपिंग के कारण बिजली गुल हुई। जू वो को छोड़कर सभी खिलाड़ी उपस्थित हुए। चीख लियू युवान की ओर से आई क्योंकि वान जिकांग ने लोहे की कीलों को लीक कर दिया था। ये गिर गया और ये लियू युवान द्वारा किया गया था जो अंधेरे से बाहर आया था और दोनों पक्ष इस मामले पर लगभग लड़े थे। हुआंग जुंजी ने मूल रूप से सोचा था कि कम से कम एक सिर कटा हुआ राक्षस और नकली खिलाड़ी सामने आएगा, लेकिन सभी खिलाड़ी सुरक्षित थे और किसी पर हमला नहीं किया गया था। घबराओ मत, यहाँ लंबे समय से कोई रखरखाव नहीं हुआ है और सर्किट का पुराना होना सामान्य है। प्रकाश बहाल होने के बाद खिलाड़ी एक के बाद एक मूल कमरे में लौट आए। झांग जियोंग ने दोपहर में हुआंग जुंजी के साथ गतिविधियां बंद कर दी। वह वान जिकांग और हाबिल के कमरे में गया, जबकि हुआंग जुंजी और युआन याओ कल के कमरे में लौट आए। ऐसा क्यों हुआ? हुआंग जुंजी निराश दिखे। बिजली बंद होना एक बहुत अच्छा समय है और विला में कुछ खिलाड़ी गायब हैं और दूसरे पक्ष ने कोई कदम भी नहीं उठाया। युआन याओ ने उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखी और कुछ देर खुद से बात करने के बाद उसने कहा, चलो भाई जू को खोजे। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। हुआंग जुंजी ने उसकी ओर देखा। नहीं, तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? हुआंग जुंजी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सु वो के कई व्यवहार समझ से परे लग रहे थे। सच कहूं तो वह बिल्कुल मेरे जैसा ही था, छोटी बाजू की पैंट पहने हुए और इतने लंबे बाल रखते हुए वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था। युआन याओ के पास क्षण भर के लिए शब्द नहीं थे। अब बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, मैं दोबारा बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। हुआंग जुंजी लेट गए और आराम करने लगे। युआन याओ कुछ बार कमरे में घुमा और अंत में बैठ गया। जब दोनों नींद में थे तभी बिजली की रोशनी अचानक टिमटिमाई, 2 बार टिमटिमाई और फिर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सामने वाले कमरे से झांग जियोंग ने शाप देते हुए दरवाजा पटक दिया और बाहर आया। ये फिर से लड़खड़ा गया। क्या आप रात में 2 लाइटें कम जला सकते हैं? इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एक के बाद एक दरवाजा खुलने और कदमों की आवाजें आ रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी लाइट नहीं जली। हुआंग जुंजी अचानक उठ बैठे। अच्छा नहीं। स्विच बॉक्स गोदाम के दूसरी ओर एक छोटे भंडारण कक्ष में था। जब हुआंग जुंजी और युआन याओ भागे तो झांग जियोंग और फू इरदाई बदसूरत चेहरे के साथ स्विच बॉक्स के सामने खड़े थे। क्या चल रहा है? हाबिल ने बाद में पूछा। एक के बाद एक कई लोग आए। हुआंग जुंजी ने उन्हें घूर कर देखा। तार कट गया था। अभी कौन बाहर आया? आपका क्या मतलब है? संदेह है कि हमने ये किया। वान जिकांग ने जवाब दिया। तो फिर आपको पहले अपना तारांकन साफ करना होगा। आप कैसे साबित करेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया? हुआंग जुंजी के माथे पर नीली नसें थीं। झांग जियोंग और अन्य लोगों ने मुझे अपनी आंखों से कमरे के दूसरी तरफ से आते देखा। बिजली बंद होने के बाद का अंतराल इतना लंबा है, यह आपके लिए बाहर भागने और वापस आकर चिल्लाने के लिए पर्याप्त है। चोर को रोको। वान जिकांग ने अपनी बाहों को पार करते हुए व्यंग्य किया। क्या ये सिर काटने वाला राक्षस हो सकता है? कॉलेज के छात्र ने पूछा। खिलाड़ी ने तार क्यों तोड़ा? यदि यह सिर काटने वाला राक्षस है तो यह विधि बहुत निम्न है। लियू युवान ने चिल्लाया। हुआंग जुंजी को अचानक होश आया। यहाँ कौन नहीं है? सभी ने चारों ओर देखा और कुछ सेकंड के बाद वांग वेइकाई ने कहा, डू लेनलन और जियागुओ बाहर नहीं आए। धिक्कार है, वे सिरकटे राक्षस द्वारा नहीं मारे जाएंगे। युआन याओ ने अपनी आवाज खो दी। आवाज गिरने ही वाली थी और अचानक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। महिला के कदमों से भी भारी कदम भंडारण कक्ष की ओर आ रहे हैं। साथ में वस्तुओं के जमीन पर घसीटने और रगड़ने की आवाज भी आ रही है।
आवाज को करीब आते हुए सुनकर खिलाड़ी निगलने से खुद को नहीं रोक सके। फो एरदाई और वांग वेई ने एक एक पोछा उठाया और दरवाजे के चारों ओर टटोलने लगे। उसने अपनी सांस रोक ली और 3 सेकंड तक इंतजार किया। धीरे धीरे दरवाजे के पास आने की आवाज सुनकर दोनों लड़ने ही वाले थे कि पहले तेज रोशनी चमकी। कमरे में मौजूद लोगों की आंखें लगभग चौंधिया गईं और दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा, आप सब यहाँ क्यों हैं? डू लेनेलान और जिया गुओ के बारे में क्या? सभी ने जू वो की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी और पहले तो उन्हें राहत मिली, लेकिन फिर फर्नीचर गिरने की आवाज डू और जिया के कमरे की दिशा से आई। टॉर्च टिमटिमाए और तेजी से बाहर चली गई। खिलाड़ियों ने जल्दी से पीछा किया। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो वे लगभग लड़खड़ा गए। उन्होंने लाइटर उठाया और देखा कि यह एक बेर था। न्यूरोपैथी। कई खिलाड़ियों ने एक साथ गाली दी। सू हो, जो सामने चल रहा था, ने कमरे का दरवाजा हिंसक रूप से तोड़ दिया था। कमरे में फर्श से छत तक की खिड़कियां खुली हुई थीं। जैसे ही हवा खुली, उसके चेहरे पर खून की तेज गंध आने लगी। कमरे में कोई नहीं था और लोगों का एक समूह सीधे बाहर आंगन में चला गया। जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि 2 लोग तालाब के किनारे पेट के बल लेटे हुए हैं। वे अपने कब्जों में डू लेनेलान और जिया गुओ थे। ऊपर पत्थरों से पूरी तरह से अवरुद्ध है और रक्त शरीर के साथ गर्म पानी के झरने में बह रहा है। हुआंग जुंजी और कई अन्य लोग एक के बाद एक आगे बढ़े, लेकिन केवल एक नजर के बाद तुरंत दूसरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर टूटे हुए भाव थे। सिर कटे राक्षस को जानना एक बात है, लेकिन उनके सामने 2 बिना सिर वाली लाशों को देखना, जिनके चेहरे से खून बह रहा है, दूसरी बात है। उनमें पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये सिर कटा हुआ राक्षस है। यह अवश्य ही सिर कटा हुआ राक्षस होगा। कॉलेज के छात्र ने लाल धब्बे वाले गर्म झरने के पानी को देखा और डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाया, इसने पलक झपकते ही 2 खिलाड़ियों को मार डाला। हम इसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं हैं। हम वे सभी मर जाएंगे। हुआंग जुंजी ने पलटकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, शांत हो जाओ। सिर कटे दानव ने तभी हमला करने की हिम्मत की जब बिजली काट दी गई, जिसका मतलब है कि वह एक ही समय में हम सभी से निपटने के लिए निश्चित नहीं है। उनके शब्दों ने अन्य खिलाड़ियों को वास्तविकता में वापस ला दिया, जो सदमे में थे, और वान जिकांग ने शांति से कहा, ये सही है, हमने अभी अभी डू लेनेलान और अन्य लोगों की आवाज सुनी है। अगर यह हमसे डरने के लिए नहीं होता तो सिर काट दिया जाता, दानव नहीं भागेगा। सू वो ने उस पर नजर डाली, यह शायद सिर कटे राक्षस द्वारा नहीं किया गया होगा। खिलाड़ियों ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। हुआंग जुंजी ने उसे आंखों से कुछ भी न कहने का संकेत दिया। जू वो ने इसे न देखने का नाटक किया और सीधे कहा, सिर कटे राक्षस के अलावा विला में अन्य लोग भी हैं। ये सही है। झांग जियोन को अचानक याद आया, क्या लकड़ी के घर में अभी भी कोई नहीं रहता है? क्या हुआंग जुंजी ने यह नहीं कहा कि उस व्यक्ति ने आज रात फिर से फांसी लगा ली? वांग वेई ने झिझकते हुए कहा, वह जीवन में वापस आ गया। ये वह नहीं था। सू वो लाश के बगल में पत्थर पर बैठ गया और अपने लिए सिगरेट जलाई। धुएं में वह सभी खिलाड़ियों के चेहरे देख सकता था। मैंने उसे मार दिया। खिलाड़ियों के चेहरे अचानक बदल गए। इससे पहले कि वे पूछ सके, जू वो ने समझाया, जब वह जीवन में वापस आया तो मैं अकेली थी। वह मुझ पर हमला करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जूतों पर लगी मिट्टी की ओर इशारा करते हुए, सभी लोग दबे हुए हैं और उनके वापस जीवित होने का कोई रास्ता नहीं है। शायद उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक थी, मानो उसने जीवन और मृत्यु के संघर्ष का अनुभव किया हो। अन्य खिलाड़ी थोड़े असहज थे और जिस नजर से उन्होंने उसे देखा वह पहले की तरह घृणास्पद नहीं थी। लकड़ काटने वालों और सिर काटने वालों के अलावा क्या विला में इतने सारे खिलाड़ी नहीं हैं? सू वो ने गहरी सांस ली। बिजली बंद होने से पहले और बाद में आप क्या कर रहे थे? खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 28 संदिग्ध। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 28 संदेह। आपका क्या मतलब है? फो एरदाई ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। जब बिजली कट गई तो हर कोई स्विच पर था और आप शोर सुनकर ही यहाँ आए। कौन हत्या करने के लिए क्लोन कर सकता है? मैंने इसे देखा है, जू वो ने कहा, यह हॉट स्प्रिंग पूल के बगल में शेल्फ होना चाहिए। डू लेनेलान और जिया गुओ को मदद के लिए बुलाए बिना ही मार दिया गया था। ताकत में भारी असमानता है और नहीं है चारों ओर लड़ाई के कई निशान। क्या आप ये स्वयं कर सकते हैं? वान जिकांग ने कहा, दूसरों के साथ बेवकूफ मत समझो। हो सकता है कि इसे गलती से किसी ने गिरा दिया हो या ये हवा से उड़ गया हो। बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब शेल्फ गिरी तो कोई वहां था? सू वो ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, गेम प्रॉप्स की मदद से आप एक बहाना भी बना सकते हैं। हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर याद आया, हाँ, बिजली कटने और जब उन्होंने डू और जिया को मृत पाया के बीच कई मिनट का समय था, क्योंकि दोनों को मदद के लिए बुलाए बिना या लड़ाई किए बिना मार दिया गया था। हाँ, शेल्फ को अचानक से गिरा देना अनुचित है। ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से खिलाड़ियों को देखने के लिए बनाया गया है। शायद यह एक संयोग है। हाबिल ने कहा, यहाँ के बर्तन बहुत पुराने हैं और जलवाष्प में भीगे हुए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे स्थिर नहीं रह सकते। संयोग अलग बात है। हुआंग जुंजी ने कहा, कम से कम हमें ये पुष्टि करनी चाहिए कि सभी खिलाड़ियों पर हत्या का संदेह नहीं है, अन्यथा हम सिर कटे राक्षस से निपटने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? ये सच है। अमीर दूसरी पीढ़ी ने सबसे पहले शुरुआत की। बिजली बंद होने से पहले मैं लियू युवान के साथ था और फिर जब मैं स्विच की जांच करने के लिए बाहर आया तो मैं झांग जियोन से मिला। झांग जियोन ने सिर हिलाया। जब मैं गलियारे से गुजरा तो वह बाहर आया और उसने लियू युवान को सिगरेट पीते देखा। लियू युवान ने भी गवाही दी। झांग जियोन दरवाजे से गुजरा था। जब झांग जियोन बाहर आया, युआन याओ और मैंने आवाजें सुनी। हुआंग जुंजी ने भी कहा। इससे पहले झांग जियोन ने वान जिकांग और हाबिल के साथ एक कमरा साझा किया था और तीनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते थे। वांग वेई कॉलेज के छात्रों के साथ भंडारण कक्ष में आए, लेकिन उन्होंने कहने से पहले झिझकते हुए कहा, लेकिन बिजली कटने से पहले वह थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। कॉलेज के छात्र की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से घबरा गई। यह मैं नहीं था, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बिजली जाने से पहले कमरे में वापस आ गया था। जब बिजली चली गई तो मैंने तुम्हें फोन किया था और तुम अभी भी अंदर थे गुस्लखाना। जरूरी नहीं कि बिजली गुल होने के बाद लोग मरे। हुआंग जुंजी ने उसे सावधानी से देखा। आप पहले लोगों को मारते हैं, फिर सभी को बाहर निकालने के लिए तार तोड़ते हैं और फिर वांग वेई के साथ बाहर आने का नाटक करते हैं।
यह मैं नहीं हूँ, कॉलेज का छात्र अचानक चिल्लाया। इससे पहले कि वह समझाना जारी रख पाता, झांग जियोन ने उसके पेट में मुक्का मार दिया। वे बिजली जाने से पहले मर गए जब आप सभी अपने कमरे में थे और कोई भी खुद को साबित नहीं कर सका। झांग जियोन ने उसे उठाया। तुम्हारा मतलब है कि हमने लोगों को मारने के लिए मिलीभगत की? अगर यह सिर काटने वाला नहीं है जो लोगों को चुपचाप मारने की क्षमता रखता है जब तक कि कई लोग सहयोग न करें। कॉलेज छात्र ने संघर्ष किया और अचानक पीछे से फल काटने वाला चाकू गिर गया। वान जिकांग ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? कॉलेज के छात्र को बोलने से पहले दो मुक्के मारे गए। झांग जियोन को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पीट पीट कर मार डालेगा। सू वो ने उसे रोका। लोगों को मारने का उपकरण कोई फल काटने वाला चाकू नहीं है। डू और जिया दोनों की गर्दन पर हिंसक काटने के निशान थे जो निश्चित रूप से एक फल चाकू नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? वान जिकांग ने कहा, जब तक वह ये नहीं बता सकता कि बिजली गुल होने से पहले उसने क्या किया, वह सबसे बड़ा संदिग्ध है। कॉलेज के छात्र की नाक चोटिल है और चेहरा सूजा हुआ है और उसकी आंखें झांग और वान की ओर हैं। विला में केवल आप ही हैं जिनके पास कुल्हाड़ियां हैं। मैंने आत्मरक्षा के लिए फल चाकू छिपा दिया। मुझे दिन के दौरान रेस्तरां में फल चाकू मिला। मैंने इसे नहीं लिया क्योंकि मुझे दूसरों द्वारा देखे जाने का डर था। मैं रात को सिर्फ चाकू लाने के लिए बाहर गया था। फल काटने वाला चाकू किसी व्यक्ति का सिर कैसे काट सकता है? लगभग सभी खिलाड़ी खाली हाथ आए। मारने के लिए औजारों की जरूरत होती है। केवल वान जिकांग एक कुल्हाड़ी के साथ मौजूद था जिसे उसने छीन लिया था। तुमने उसे फंसाने की हिम्मत की। वान जिकांग किसी को मारने के लिए दौड़े लेकिन अमीर दूसरी पीढ़ी और वान वेई ने उन्हें पकड़ लिया। पूर्व ने कहा, आपने लंबे समय से सोचा है कि वे दोनों आंखों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। वान जिकांग के मोटे चेहरे का खून फीका पड़ गया। तुम्हें मुझ पर शक है? हर कोई उसे चुपचाप देखता रहा। जाहिर तौर पर कॉलेज के छात्र ने जो कहा उस पर विश्वास कर रहा था। वह, झांग जियोन और हाबिल जो उसके साथ रहते थे, सभी पर संदेह किया गया था। बात छोड़ना। झांग जियोन क्रोधित हो गए। मैं महिलाओं के साथ कभी कुछ नहीं करता। कदापि नहीं। हाबिल ने भी झट से कहा, मैं भी बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूँ, मैं हत्या नहीं करता। फो एरदाई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अरे विदेशी शैतान, क्या तुम जानते हो कि बौद्ध धर्म क्या है? केवल तुम्हारे पास कुल्हाड़ियां हैं और लोगों को कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है। तुम कौन हो? वान जिकांग को बहुत पसीना आ रहा था। उसकी आंखें बेतहाशा घूम रही थीं और घबराहट में उसने अचानक ज़ूहुओ की ओर इशारा किया। उसके बारे में क्या? और वह एकमात्र व्यक्ति था जो अभी विला में नहीं था और वह बाहर से वापस आया था। वह वही है जिस पर सबसे अधिक संदेह है। जब मैंने खेल में प्रवेश किया तो मैं केवल झांग जियोंग और हाबिल से मिला। भले ही उन दो महिलाओं के साथ मेरा झगड़ा हो, मैं उन्हें एक साथ मुझे मारने के लिए कैसे मना सकता हूँ? अगर खिलाड़ी मर गए तो इससे मुझे क्या फायदा? मैं नहीं कर सकता उन्हें मारो। राक्षस का सिर कलम करो। ये सही है, पहली बार बिजली गुल होने के बाद आप नहीं आए और आप ही बाहर थे। झांग जियोंग ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। अन्य लोगों ने ज़ूहुओ की ओर अपनी आंखें घुमाई। हुआंग जुंजी को संदेह हुआ, आप लकड़ी के घर में अकेले क्यों रहना चाहते हैं? सामान्य परिस्थितियों में कोई भी ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले रहने को तैयार नहीं होगा, लेकिन ज़ूहुओ ने तब भी रुकने का फैसला किया जब उसे उनके साथ विला लौटने का अवसर मिला, जो अपने आप में बहुत गलत था। मैंने पहले कारण बताया था, मुझे बस आश्चर्य है कि क्या वह व्यक्ति फिर से जीवन में वापस आएगा। ज़ूहुओ बिल्कुल भी नहीं घबराए और धीरे से कहा, वैसे भी मैं भी जीवन और मृत्यु के संघर्ष से गुजरा हूं और मुझे किसी को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना होगा, बस थोड़ी देर के लिए, चाहे मैं कितनी भी जल्दी करूं। लो, दो स्थानों के बीच आगे पीछे जाना और लगातार 3 लोगों को मारना असंभव है। वैसे मैंने उन बेरों को जंगल से तोड़ लिया था। कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। खिलाड़ी भ्रमित हैं। कॉलेज के छात्र बहुत कमजोर हैं। झांग जियोंग एक भी मुक्का नहीं पकड़ सकता। ये कहना थोड़ा दूर की बात है कि वह चुपचाप किसी को मार देता है और उसका सिर अकेले ले लेता है। और दूसरे लोगों को अपने साथ आने के लिए मनाना आसान नहीं है। केवल एक कुल्हाड़ी होने से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह अन्य कमरों के खिलाड़ी भी संदिग्ध हैं और कोई भी यह नहीं बता सकता है कि अन्य कमरों के खिलाड़ी एकजुट हो गए हैं या नहीं। जहां तक ज़ूहुओ का सवाल है, उसके पास स्पष्ट रूप से पर्याप्त समय नहीं था। पहली बार बिजली कट जाने पर वह हुआंग जुंजी और युआन याओ के साथ वापस नहीं आया और उसने फिर भी लोगों को मार डाला और लकड़ी के घर में लाशों को दफना दिया। 2 बिजली कटौती के बीच का समय इतना लंबा नहीं था। कुछ देर के लिए सभी खिलाड़ी संदिग्ध लगने लगे और ऐसा लगने लगा कि सभी खिलाड़ी निर्दोष हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा सोचते हो। लियू युवानेवान, जो किनारे पर बैठे थे, ने इस समय कहा, क्या आपको संदेह नहीं है कि विला में एक सिर कटा हुआ राक्षस है, लेकिन आप अपने ही लोगों में से हत्यारे को ढूंढना चाहते हैं? खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 29, इच्छा को मारना। पिछला अगला, सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 29, हत्या की इच्छा। डू लेनलान और जियागुओ की इतनी बुरी तरह से मृत्यु हो गई, यहाँ कौन ऐसा कर सकता है? मुझे लगता है कि सिर काटने वाला राक्षस प्रेतवादित है। हो सकता है कि उसने जानबूझकर हमें भ्रमित करने के लिए धुआं बम का इस्तेमाल किया हो। आइए पहले एक दूसरे को मारें। आप भूल गए हैं कि जो कोई भी सिर कटे राक्षस की मूर्ति को छुएगा, उसे शाप दिया जाएगा। जियागुओ की आज रात मृत्यु हो गई। क्या ये समस्या की व्याख्या नहीं करता है? हुआंग जुंजी और युआन याओ ने अवचेतन रूप से ज़ूहुओ पर नजर डाली। केवल उसे यह कहते हुए सुना, ऐसा लगता है कि डू लेनलान ने इसे पहले कभी नहीं छुआ है। तो फिर क्या बात है? सिर कटा राक्षस तुम्हें 2 बार मारेगा। लियू युवान ने उसके नाखूनों को छुआ और लापरवाही से कहा, एक हत्यारे के साथ तर्क पर बहस करते हुए, तुम बड़े लोगों के पास वास्तव में पर्याप्त समय है। क्या आप में से बाकी लोगों ने डू लेनलान की हरकतों पर ध्यान दिया? अमीर दूसरी पीढ़ी ने भीड़ के चारों ओर देखा और अंततः उनकी नजर वान जिकांग पर पड़ी। वान जिकांग ने अपना पसीना पोंछा, अन्य लोगों को फिर से घूरते हुए देखा और अपना चेहरा खींच लिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई झांकने वाला बच्चा नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने क्या किया है? बाकी सभी ने अपना सिर हिलाया और यार्ड में अचानक सन्नाटा छा गया। चूंकि यह मामला है, आइए अलग हो जाएं और कुछ लोगों को डू लेनलान और जियागुओ को बसाने के लिए छोड़ दें और बाकी लोग तारों की मरम्मत करेंगे। हुआंग जुंजी ने इस आपसी संदेह को समाप्त किया और लाश को फिर से स्थापित करने की पेशकश की।
अन्य खिलाड़ी मुझे देखते हैं और आपकी ओर देखते हैं, लेकिन वे इसे सतह पर नहीं दिखाते हैं और उनके दिलों में उनकी अपनी गणना होती है। अंत में झांग जियोंग और वांग वेई तारों की मरम्मत करने गए, जबकि जू वो और युआन याओ मदद के लिए रुके। फू एरदाई और लियू युआन भी चले गए और कॉलेज का छात्र बिना हिले दुले अकेले बैठ गया। डू और जिया ने अपने सिर खो दिए और उन्हें सीधे दफन नहीं कर सके और वे उन्हें गर्म पानी के झरने के पास नहीं फेंक सकते थे। इसलिए जू हो और युआन याओ ने गद्दा उठाया, शरीर को एक लकड़ी के बोर्ड पर रखा और इसे एक से ढक दिया चादर। अपना सिर घुमाकर और दहलीज पर बैठे कॉलेज के छात्र को अपने आंसू पोंछते हुए देखकर जू हो ने भौहें चढ़ा दी और कहा, तुम क्यों रो रहे हो? हर कोई मुझे क्यों निशाना बना रहा है? क्या मुझे धमकाना इतना आसान है? कॉलेज के छात्र ने गुस्से में कहा, मैंने जीवित रहने के लिए सिर्फ एक चाकू छिपाया था और मैंने किसी को नहीं मारा या नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मुझे क्यों धमकाते हैं? युआन याओ ने सहानुभूतिपूर्वक उसके कंधे को थपथपाया। हमें कमजोर होने के लिए किसने कहा? खेल इतना क्रूर है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप अपना जीवन खो देंगे। दूसरों के लिए सतर्क रहना सामान्य है। कॉलेज छात्रा ने डरकर बिस्तर पर खून से सनी चादरें देखी और बात करना बंद कर दिया। हुआंग जुंजी ने जू हो को आंगन में बुलाया, उसका मुंह खोला और पूछा, आप कैसे आश्वस्त हैं कि यह सिरकटे राक्षस द्वारा नहीं किया गया था? जू हो ने बिना कुछ बोले उसे घूर कर देखा। वह बहुत देर तक चुप रहा, जिसने युआन याओ और कॉलेज के छात्रों को उसकी ओर देखने के लिए आकर्षित किया और फिर हुआंग जुंजी का पीछा किया। हुआंग जुंजी को अचानक एहसास हुआ, आपको मुझ पर और युआन याओ पर संदेह है। भाईजू, युआन याओ ने चिल्लाकर कहा। घबराओ मत। सू वो ने लाइटर निकाला, लेकिन सिगरेट नहीं ली। युआन याओ, मुझे विश्वास है। युआन याओ ने राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे खड़ा हो गया और दुश्मन की तरह हुआंग जुंजी को घूरने लगा। हुआंग जुंजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यदि आप उससे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास लोगों को मारने का समय नहीं है। सू वो मुस्कुराया, उसके कंधे को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ठीक उसके घाव पर मारा। हुआंग जुंजी को इतना दर्द हुआ कि उसने उसे पलटा कर खोला। उसका पीला चेहरा सतर्क था। मैं मजाक कर रहा हूँ। सू वो ने पुष्टि की कि उसकी चोट वास्तविक थी और वह विशेष दवा से ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसने कहा, आप सिरकटे दानव की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? बेशक ये बहुत शक्तिशाली है। हुआंग जुंजी ने कहा, मैं किसी अन्य की तुलना में इस विला से अधिक परिचित हूँ। ये भयावह और भयावह है, लोगों को चुपचाप मार रहा है। उसने बात करते करते बात करना बंद कर दिया और उसने अचानक और जटिल रूप से जू वो की ओर देखा, तो यह ऐसा ही है। युआन याओ ने ये सुनकर अपना सिर खुजाया और कहा, भाईजू, आपका क्या मतलब है? सिर कटा हुआ दानव बहुत शक्तिशाली है, क्या गलत है? अगर यह सिर काटने वाला राक्षस है तो स्विच को छूने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग जुंजी ने बताया, पहली यात्रा कोई दुर्घटना नहीं थी। उस समय सभी ने बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे कमरे से बाहर चले गए और पहली बार लॉबी में मिले। दूसरी बार जब बिजली चली गई तो पहले हमने सोचा कि यह एक यात्रा है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई बाहर आया और फिर हम भंडारण कक्ष में मिले, जब तक कि आवाज हमें इस कमरे में नहीं ले गई। ये सही है, जू वो ने सिर हिलाया। इस कालकोठरी में सबसे बड़ा खतरा सिरकटा राक्षस है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग सिरकटे दानव के हाथों मरते हैं। सिरकटे दानव के अस्तित्व को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली बंद करना और शिल्प केवल ये साबित करने के लिए है कि एक निश्चित खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के साथ रहता है। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? युआन याओ ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। तुम्हें किस पर शक है? हुआंग जुंजी ने जल्दबाजी से पूछा। सू वो कॉलेज के छात्र की ओर मुड़ा, जो ध्यान से सुन रहा था, और अचानक उसकी नजर उसे मिली और चौंक गया। ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। मैंने चाकू लिया और वापस आ गया और कॉल अभी भी चालू है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, वांग वेई से पूछो। मैंने स्नान करने के लिए उसका फायदा उठाया। जब मैं कमरे में वापस गया तो मैं बाहर चला गया। जब मैं कमरे में वापस गया तो उसने ये सुना होगा। मैं अभी भी उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या किसी ने तुम्हें देखा जब तुमने दिन में चाकू छुपाया था? सू वो ने पूछा। कॉलेज का छात्र झिझक रहा था। मुझे यकीन नहीं है, उस समय हर कोई भोजन की तलाश में था। अगर उन्होंने इसे देखा तो क्या आप मुझे चाकू ले जाने देंगे? क्या आपको वांग वेई पर संदेह है? हुआंग जुंजी को लगा कि बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार बिजली कट जाने पर कॉलेज का छात्र पहले ही कमरे में लौट आया था और वांग वेई भी उस समय कमरे में थे। निश्चित नहीं, जू वो ने मुड़कर कहा। हालांकि कुछ लोगों ने सिरकटे राक्षस के नाम पर लोगों को मार डाला और जानबूझकर सभी खिलाड़ियों को एक साथ इकट्ठा किया। वे सिर्फ उनका ध्यान भटकाना चाहते थे और अन्य खिलाड़ियों को ये सोचना चाहते थे कि खतरा बाहर से आया है, नहीं खिलाड़ियों। ये तरीका वास्तव में काम करता है। कालकोठरी के संदर्भ में जब खिलाड़ी एक लाश देखते हैं तो वे सिर काटने वाले राक्षस को डिफॉल्ट मान लेंगे। जानने से अस्थायी तौर पर यह खामी दूर हो जाएगी। खिलाड़ी आसानी से एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। जब कोई इसके बारे में सोचेगा तो उस समय कम से कम कुछ खिलाड़ी तो खो ही जाएंगे। अगर आपसी संदेह जारी रहा तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर में कोई खिलाड़ी बचेगा या नहीं। लेकिन अगर आधार यह है कि सिर कटा हुआ दानव खिलाड़ियों के बीच है, तो हर खिलाड़ी संदिग्ध है और जो खिलाड़ी एक दूसरे की गवाही दे सकते हैं वे एक समूह बनाते हैं और आपसी संदेह की परिस्थितियों में किसी एक खिलाड़ी पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगली बार सिर काटे गए राक्षस या तो समूहों में दिखाई देंगे या बस कुछ ही चुनेंगे। किसी भी स्थिति में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कम से कम अंधेरे में छिपना और लोगों को मारना इतना आसान नहीं होगा। एक समस्या भी है, जू वो ने कहा। कोई अनुमान लगा सकता है कि सिरकटा राक्षस हमारे बीच है। समस्या क्या है? हुआंग जुंजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर कहा, नहीं, आपका मतलब है कि कोई सिरकटा हुआ राक्षस है ही नहीं? ये नामुमकिन है, युआन याओ ने कहा। कालकोठरी का कहना है कि सिरकटा राक्षस दशकों से यहाँ है। कॉलेज के छात्र ने अपना सिर पकड़ लिया, उसकी आंखें खाली थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सिरकटे राक्षस के खिलाड़ी होने की सबसे अधिक संभावना है। सू वो ने लाइटर घुमाया। यदि आप ये जानते हैं तो आप कालकोठरी मिशन को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? हुआंग जुंजी ने अपना मुंह खोला और चुप हो गए। ये सही है। लाइटर एक दिन के साथ चालू हुआ, जिससे जू वो का चेहरा रोशन हो गया और प्रकाश ने उसके चेहरे पर एक हल्की और गहरी रेखा को अलग कर दिया। मैं अन्य सभी खिलाड़ियों को मार डालूंगा। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 30 लापता।
पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 30 बूम। क्यों? युआन याओ ने कहा, अगर खिलाड़ियों के बीच सिरकटा राक्षस है तो जब तक हम 5 दिनों के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे दूसरे पक्ष को हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह हम सभी स्तर पार कर सकते हैं। तुम बहुत भूले हो। हुआंग जुनजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले हमला करना बेहतर है, निश्चित रूप से अवसर को जब्त करना बेहतर है, और चूंकि सिर काटने वाला दानव हमारे जैसा खिलाड़ी है इसलिए उसे मारा जा सकता है। सिर कटे दानव को मारे, अन्य पुरस्कार भी होने चाहिए खेल में। सिर्फ इसीलिए युआन याओ और कॉलेज के छात्रों ने एक ही समय में प्रश्न पूछे। पहला उदास था जबकि दूसरा थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। यह देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं थी, हुआंग जुनजी ने ज़ुहो को आंख मारी। इस आदमी की मानसिक गुणवत्ता इतनी खराब है और उसे नहीं पता कि वह पहली ट्रायल ट्रेन में कैसे बच गया। यदि उसने वही बताया जो उसने सुना था तो खिलाड़ी समय से पहले ही लड़ सकते हैं। हालांकि कॉलेज का छात्र खराब आकार का था लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। हुआंग जुनजी की भौं और आंखों को देखने के बाद वह तुरंत उठे और जल्दी से पीछे हटते हुए बोले, चिंता मत करो, मैंने जो सुना वह किसी को नहीं बताऊंगा। आप। युआन याओ किसी को रोकने जा रहा था लेकिन ज़ुहो ने उसे बुलाया। उसे जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य खिलाड़ियों को पता है या नहीं। आप अन्य सभी खिलाड़ियों को मारकर स्तर पार कर सकते हैं। इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? अज्ञात हंसी के कारण युआन याओ और हुआंग जुनजी के बीच एक ही समय में तीखी नोकझोंक हुई। तो चलो जल्दी से बाहर चले, हुआंग जुनजी ने कहा, यहाँ रहना कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही वे तीनों लॉबी में लौटे विला में लाइटें जल उठीं। कॉलेज का छात्र पहले ही सोफे के एक कोने में सिकुड़ गया था जबकि अन्य खिलाड़ी जानबूझकर उससे बचते हुए दूसरे सोफों पर बैठ गए। कुल्हाड़ी और जब्त किया गया खंजर कॉफी टेबल पर रख दिया गया और खिलाड़ी बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। ज़ुहो ने बाहर आकाश की ओर देखा, बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। भोर तक जागने के बाद सभी खिलाड़ियों को राहत महसूस हुई। पहले खाने के लिए कुछ ढूंढो। हुआंग जुनजी कल की तुलना में बहुत बेहतर दिख रहे थे और उन्होंने कहा, खाने के बाद डुलेनलन और जियागुओ के सिर ढूंढो। लियू युवान अपनी बांह पर अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ उनके पास आया। मैं आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं, आप दोनों ने सिर काटने वाले राक्षस पत्थर की मूर्ति को छुआ है। जियागुओ मर चुका है, आप अगला लक्ष्य हैं। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपने सफेद दांत दिखाते हुए युआन याओ को फिर से आंख मारी। छोटे भाई, क्या आप डरते नहीं हैं? यदि आप डरते हैं तो आप हमारे पीछे आ सकते हैं, मेरे पति आपको कवर कर सकते हैं। युआन याओ बिना कुछ कहे ज़ुहो के पास मजबूती से खड़ा रहा और बुदबुदाने से पहले उनके गुजरने का इंतजार करता रहा। कल मैं अभी भी एक भाई था, आज मैं एक पति हूँ। ज़ुहो ने उन दोनों पर नजर डाली, फिर हुआंग जुनजी की ओर मुड़े और कहा, बाद में सावधान रहना। खिलाड़ी एक के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्तरां का फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर कल पलट गया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आज हर कोई कुछ सुविधाजनक भोजन खोजने के लिए सुपरमार्केट में गया। भाई हुआंग, इंस्टेंट नूडल्स हैं, चलो इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। युआन याओ इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर की कई बाल्टी लेकर आया और एक केतली ले गया। अन्य खिलाड़ी एक के बाद एक रेस्तरां में लौट आए। हाबिल सुविधाजनक पंखों का एक डिब्बा लेकर आया और उबलता पानी मांगा। जब कई लोग पानी का इंतजार कर रहे थे एक कॉलेज छात्र अचानक सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकला और फर्श पर ब्रेड और पे गिरा दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद को लात मार ली। जो कोई भी था उठ गया और जल्दी से जमीन पर पड़े सामान को प्लास्टिक की थैलियों में डाल दिया। झांग जियोंग उसके पीछे खड़ा था और अंधेरे चेहरे के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि सुपरमार्केट में कोई खाना नहीं है, आप एक ही बार में इतना कुछ ले लेते हैं, कुछ खराब बात को मत रोकिए। कॉलेज के छात्र ने प्लास्टिक बैग उठाया, रेस्तरां में सभी को सावधानी से देखा और मुझे भूख लगी है कहकर जल्दी से बाहर भाग गया। वो पागल क्यों है? वान जिकांग ने दरवाजे के पास से पे की बोतल छीन ली और गुस्से से कहा, कौन जानता है? वान वेई ने उस दिशा की ओर देखा जहां कॉलेज का छात्र गायब हो गया था और अनुपस्थित भाव से उत्तर दिया। नाश्ते के बाद खिलाड़ियों ने जाने की योजना बनाई। ज़ुहो डू और जिया के सिर ढूंढना चाहता था और वान वेई और अन्य लोग लकड़ी के घर में जा रहे थे। कुल्हाड़ी और चाकू के बारे में क्या? हाबिल ने उदास होकर पूछा। जिसके पास भी ये दोनों धारदार हथियार हैं उसे चैन नहीं है, लेकिन वह इन्हें सीधे नष्ट करने को तैयार नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कौन इसे लेता है, मुझे यह नहीं चाहिए। अमीर दूसरी पीढ़ी ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और इत्मीनान से दूसरों की ओर देखा। वैसे भी हम 2 समूहों में विभाजित हैं और आत्मरक्षा के लिए एक धारदार हथियार है। हुआंग जुनजी खंजर के पास पहुंचे। ज़ुहो के पास युआन याओ के खिलाफ कुछ भी नहीं था, इसलिए झांग जियोंग ने तदनुसार कुल्हाड़ी ले ली। लोगों के 3 समूह अलग हो गए, रेस्तरां से बाहर चले गए और निवास पर लौट आए। झांग जियोंग, वान जिकांग और वान वेई ने विला छोड़ दिया और लकड़ी के घर में चले गए। अमीर दूसरी पीढ़ी और लियू युवान सीधे कमरे में चले गए और हाबिल वहां अकेला खड़ा था। क्या आप झांग जियोंग और अन्य लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं? ज़ुहो ने उसकी ओर देखा। मैं उन 2 लड़कियों को बचाना चाहता हूँ। हाबिल एक पल के लिए झिझका, आप उनके सिर ढूंढना चाहते हैं, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? वह नेक इरादे वाला लग रहा था। क्या आप सचमुच बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं? ज़ुहो ने अजीब तरीके से पूछा, क्या मान्यताओं के बीच कोई विरोधाभास है? बिल्कुल। हाबिल ने अपने कॉलर से एक हार निकाला, लेकिन मैं एक परोपकारी व्यक्ति हूँ और मैं किसी भी विश्वास का सम्मान करता हूँ। युआन याओ ने बहुत देर तक खुद को रोका। आप हर भगवान में विश्वास करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि कुछ होने पर वे गेंद को लात मार देंगे? हाबिल सहनशीलता से मुस्कुराया, यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है तो उसे सर्वोच्च होना चाहिए। सर्वोच्च ईश्वर अपने विश्वासियों से नफरत कैसे कर सकता है? ज़ुहो हंसे, नास्तिक को नजरअंदाज किया और मुर्दाघर में चले गए। कल उन्होंने वास्तव में विला के सभी कमरों की तलाशी ली। वहां कोई गुप्त मार्ग या गुप्त कमरे नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने अधिक सावधानी से तलाशी ली। उन्होंने बिस्तर और अलमारियां भी हटा दी। कुछ न मिलने पर वे फिर से खोजने के लिए बाहर जंगल में गए। आसपास खोजा लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, इसलिए मुझे विला लौटना पड़ा। ज़ुहो ने कल वापस लाए गए प्लम धोए, उन्हें एक प्लेट में रखा और खाने के लिए लॉबी में बैठ गया। भाई, तुम अब भी इसे खाने की हिम्मत करते हो? युआन याओ ने निगल लिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि सभी लाशें पेड़ के नीचे दबी हुई हैं?
सू वो ने अपनी पलकें उठाई। क्या आपने अभी अभी नई बनी मिट्टी देखी है? नहीं, युआन याओ ने तुरंत उत्तर दिया। यदि आप कोई नया खोजते हैं तो क्या आप उसका सिर नहीं ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता कि कटे हुए राक्षस ने अपना सिर कहाँ छिपाया था। सू वो ने काउंटर के पीछे की दीवार पर गोल्ड लकड़ी की सजावट को देखा, थोड़ा विचलित होकर, यह बाहर नहीं है, यह अंदर है। इस समय हुआंग जुंजी गलियारे से बाहर आए। क्या आपने उस कॉलेज की छात्रा जिया जुयान को देखा? क्या वह यहाँ नहीं है? सू वो सीधा बैठ गया और तुरंत पूछा, क्या वह खाना जो वह कमरे में ले गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआंग जुंजी जानबूझकर जिया जुयान को खोजने गए, क्योंकि अभी जब उन्होंने कमरे की तलाशी ली तो उन्होंने उसे नहीं देखा, इसलिए उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि वह बाहर गया है। लोग बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकते, युआन याओ ने कहा। सू वो ने तुरंत विला में पहुंचने की प्रक्रिया को अपने दिमाग में दोहराया। सुबह कॉलेज के छात्र की असामान्यता के बारे में सोचते हुए उसने अचानक कहा, विला में एक गुप्त कमरा होना चाहिए, इसलिए लॉबी में इसकी तलाश करें।